बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशा लतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, हम ये देख रहे हैं कि हर नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहता है और फिर हम ये भी देखते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो एक अच्छा इकदाम 1 जुलाई 2026 से अब तमाम पासपोर्ट दफातर में जो नकद फ़ीस है इसकी वसूली का निज़ाम कर दिया जाएगा ख़त्म और पासपोर्ट फ़ीस सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ज़राए से ही अदा करनी होगी आपको। जी हाँ, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जोनल सरबराहान को इजलास के दौरान ये ब्रीफिंग दी गई। बताया गया है कि अब तमाम पासपोर्ट जो दफातर होंगे उनमें नकद फ़ीस वसूली का जो निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो ID कार्ड ऑफिसेज़ हैं उनके अंदर भी ये निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है, उन्हें भी डिजिटल कर दिया गया है। वहाँ पर भी अब जो पेमेंट की जाती है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, बजाय इसके कि आप वहाँ पर खड़े होकर फ़ीस जमा करवाएं लाइंस में लगकर, जो कि बड़ा अच्छा इकदाम है। और अब पासपोर्ट फ़ीस सिर्फ QR कोड के ज़रिए आप डिजिटल अदायगी के तौर पर कबूल की जाएगी और इस हवाले से जल्द ही पासपोर्ट मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवाई जा रही है। ये ज़बरदस्त चीज़ है। इससे हम ये देखेंगे कि आसानी पैदा होगी, लंबी लंबी लाइनें, जो रश होता है, जो धक्कम पेल होती है, उससे जान छूट जाएगी। और अभी अंदरून बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घर बैठे पासपोर्ट की दरख्वास्त भी जमा करवा सकते हैं। ये उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, जबकि पासपोर्ट दरख्वास्त गुजार अपना पासपोर्ट अपनी ही दहलीज़ पर वसूल कर सकेगा। और हुकाम के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट आइंदा से सिर्फ पासपोर्ट ही जारी करेगा, जबकि मौजूदा तमाम मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल और काबिल कबूल रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस पर अमल दरामद हो और स्मूथली हो जाए तमाम ट्रांजिशन। बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। तो पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं, ईरानी सदर की जानिब से कहा जा रहा है। और ईरान अमेरिका MOU में बैलिस्टिक मिसाइल का कोई जिक्र नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये बताया गया है और एक दूसरे के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ मिला गया। और ये मुलाकात वैसे भी बड़ी अहमियत की हामिल तस्वुर की जा रही है। इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे। जी हाँ, और फिर आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली की, जिसने फाइनेंस बिल 2026 मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की पेश की गई तमाम तर तरामीम को मुस्तरद किया गया है और फाइनेंस बिल के तहत अब 1 जुलाई से नए टैक्स इक़दामात और मालियाती इस्लाहात नाफिजुल अमल होंगे। इसके असरात क्या होंगे, इसका भी जायज़ा लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बर्नआउट क्या है और कहीं आप इसका शिकार तो नहीं। बर्नआउट क्या है, इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है और ये टर्मिनोलॉजी किस लिए यूज़ होती है, इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे। बिल्कुल लेंगे। और फिर हम बात करेंगे पौधों की। पौधे जो कि वे ज़मीन का हुस्न ही नहीं है बल्कि ज़मीन की हर चीज़ को फितरती हुस्न और जाज़बियत से भी मुज़य्यन करते हैं, उसे खूबसूरत बनाते हैं। और देख के आप फ्रेश हो जाते हैं जब ग्रीनरी देखते हैं, कुदरत को, नेचर को देखते हैं। तो दरख्त लगाएं, माहौल बचाएं, ज़मीन को जीने के काबिल बनाएं। इसके क्लाइमेट चेंजेस के जो असरात हैं उससे रिवर्स करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जितने इंसान हैं हम सब के ऊपर ये लाजिम है कि एक एक दरख्त तो लगाया जाए और कंट्रीब्यूट किया जाए अपनी ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए। तो इससे क्या फ़वाइद हो सकते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जिसे बचाने के लिए आप मुसलसल खुद को खो रहे हैं। कहीं आप अपनी नफ़ी तो नहीं कर रहे कुछ रिश्तों को बचाने की खातिर। वैसे कहीं पर ये दुरुस्त भी है और कहीं अगर ज़्यादा हो जाए तो आप अपनी शख्सियत, अपनी अंदर के इंसान को भी खो देते हैं। तो इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे। माहिरीन हमारे साथ होंगे कि कुछ रिश्ते किस तरह से आपको खोखला कर रहे होते हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। तो हम आ जाते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी जो थी हमारी। और हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हामिल हैं और पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने बड़ा ही शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का और दोनों मुल्कों के मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल की शराकत दार हैं, ये भी उन्होंने कहा है, जो कि बड़ा खुश आइंद है।
और पाकिस्तान की भरपूर कोशिश भी ये रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवाई जा सके, दोनों के दरमियान जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं उन पर बातचीत हो सके और ये मामला, ये जंग जो है वो तूल ना पकड़े। और ईरान भी इस चीज़ को एडमायर करता है और मानता है। बिल्कुल, और इज़हार तशक्कुर के लिए ही ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। वहाँ पे उनका शाया निशान और पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। उनकी तमाम अहम शख्सियात से पाकिस्तान में मुलाकात भी हुई है। आगे क्या होने जा रहा है, अगले 60 दिन कितने क्रूशल हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वजाहत दी है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो नाकदीन है वो कहाँ जान छोड़ते हैं भाई। अमेरिका तारीफ़ें कर रहा है, ईरान अपना बड़ा भाई समझ रहा है पाकिस्तान को और वो शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, लेकिन जो नाकदीन हैं उन्हें फिर भी उनके नाक में दम है। और मेरे ख्याल में ये जो हिंदुत्व नज़रिए के हामिल भाजपा सरकार है या फिर इजरायली हुकूमत है, शायद उनके नज़रियात को तक़वियत देते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं। ये तो हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल इस तमाम इशू पर बात करने के लिए रेयर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी असद हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। रिजवी से पहला सवाल कि कल हमने जिस तरह देखा, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से भी ये सवाल हुआ था, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि भाई अगर कतर रख सकता है, अगर दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या अपने दिफा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ईरान को ये इजाज़त ना दी जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। यही बात ऐवान के अंदर भी कही वज़ीर आज़म ने, और फिर उन्हें जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ, उसमें भी उसको क्लैरिफाई किया कि MOU में या जो 14 निकात हैं उसमें कहीं इसका तज़किरा ही नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसने कितना साथ दिया ईरान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में, और ये कितना बड़ा थ्रेट है, कि ये कितनी बड़ी वक्त की ज़रूरत थी ईरान के लिए जो उसने साबित भी किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। उसके जो गाइडेंस सिस्टम्स हैं, उसके जो वॉरहेड्स हैं, उनमें बहुत जिद्दत आ गई है। और अभी हमने ये रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा है कि मिसाइल्स जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज या ऐसे मिसाइल्स जो दूर से फायर किए जा रहे हैं, उनकी अफादियत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि उसके पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अप्रोप्रिएट वेपन्स ना हो। हाँ, इसमें न्यूक्लियर के ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चनेबल होता है, क्योंकि उसकी प्रोलिफरेशन पे एक दुनिया ने NPT भी है और भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स इटसेल्फ, उनमें आप ये चीज़ एप्लीकेबल कर नहीं सकते, और हर कंट्री को ये हक है कि वो अपने आप पर अपना दिफा करे। तो मेरे ख्याल में, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरानियंस ने काफ़ी काम किया है और वो उसमें अब काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल सही। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा नवीद रिजवी साहब, हमारे साथ असद हसन साहब भी मौजूद हैं, अमरीकी सहाफ़ी। वेलकम टू शो कहेंगे असद हसन साहब आपको भी। और ये दौरा बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा है ईरानी सदर का, इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि यकजान दो कालिब हैं पाकिस्तान और ईरान, इससे लगता यह है कि पाकिस्तान और ईरान एक मजबूत शराकतदार के तौर पर भी उभर कर आने वाले दिनों में सामने आएगा। अमेरिका के कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है अब जो MOU साइन होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि अब की बार जो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ तो किसी किस्म की कोई तलख़ी ना हो, बल्कि इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके, MOU साइन किया जा सके। 40 दिन का जो वक्त दिया गया है बीच में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अमेरिका के अंदर से आप किस तरह की आवाज़ें देख रहे हैं, किस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, कितना मुतमईन है आने वाले दिनों के लिए और मुज़ाकरात के लिए, या MOU साइन हो सकता है या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में एंगेज किया। देखिए, जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब के रेफरेंस में कहा है ना कि जब तनकीद होनी है तो वो कई हवाले आ सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी इंटरनली उनको बड़े मुश्किल हालात का सामना है। यही वजह है कि आप उनके तुंदो तल्ख कुछ बयानात जो हैं और ट्वीट्स वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। बल्कि मैंने आज सुबह एक प्रोग्राम में ये कहा था कि बड़ी अजीब सिचुएशन हुई है, एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इत्तेहादी थे, जो ईरान वार में भी उनके साथ खड़े थे, खासतौर पे कांग्रेस के अंदर मौजूद लोग, वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को अब सख्त चैलेंजेस का सामना हुआ है। उनके अपने इत्तेहादी स्टॉलवर्ड्स रिपब्लिकन वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, और वो जो एकेडेमिया के लोग थे, जो एनालिसिस के थिंक टैंक्स के लोग थे, ये इवन डेमोक्रेट्स थे,
वो इस डील को एक बुरी डील कहने के बावजूद ये समझते हैं कि यही अच्छा रास्ता है कि इस जंग से निकल जाना चाहिए था। तो एक तरह से वो लोग जो शुरू दिन से इस जंग के मुखालिफ थे वो आज भी मुखालिफ हैं कि क्यों शुरू की, बुरे तरीके से आप निकले, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, इस जंग से निकलना ही बचा है, क्योंकि इसकी जो कास्ट है प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी कह चुके हैं और उनके क्रिटिक भी कहते हैं कि वो आगे चल के फिर बहुत ज्यादा हो जाती, 1930 वाले रिसेशन के करीब होती। तो यहाँ पे ये इस तरह के मिक्स्ड रिएक्शन है। आज इसका नतीजा आपने देख लिया कि जो वॉर बिल था जिसमें प्रेसिडेंट को कर्व करना था उनकी पावर्स को, कहा गया था कि या तो आप कांग्रेस से अप्रूवल लेंगे एक्सटेंशन के लिए, तो आज वहाँ पे 4 रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स की इस मूव को सपोर्ट किया और वो वहाँ पे सेनेट से भी पास होगी। अगरचे इस वक्त उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक MOU साइन हो चुका है, आगे चल के तो एग्रीमेंट साइन होगा। MOU साइन हो चुका है, प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी, लेकिन वो दिल बर्दाश्त जरूर हुए हैं कि ये इन्होंने बेवक्त की रागनी गाई है रिपब्लिकन ने और मेरे खिलाफ जाके खड़े हो गए। लेकिन असद साहब, आपको लगता है कि ये जो हालिया एक तलखी देखी गई है, हमने JD वेंस को भी देखा, डोनाल्ड ट्रंप को जो टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, जो पॉलिसी शिफ्ट है, इसकी मिसाल पहले कभी मिलती है? एक तो जो कुर्बत थी वो भी गैर मामूली थी, जो झुकाव था ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ डोनाल्ड ट्रंप का, ये जिस लॉबी की तरफ, वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ थी। लेकिन अभी इस ईरान जंग का नुकसान और उसकी कीमत चुकाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात बदल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब अगर इजराइल ने कोई स्पॉइलर का किरदार अदा किया या ईरान पे हमला किया या लुबनान के ऊपर भी हमला किया तो वो खुद को तनहा पाएगा ईरान के खिलाफ। तो इस तरह की किसी अमेरिकी पॉलिसी में इतनी सख्ती इजराइल को लेकर या उनकी वज़ीर आज़म को लेकर पहले कभी देखी गई है? माजी करीब तो क्या, माजी बईद में भी इस तरह की टोन एंड टेनर अमेरिकन लीडरशिप की तरफ से टुवर्ड्स इसराइल नहीं देखा गया है, जिसमें यानी ऐसे 2 टेलीफोन कॉल्स रिपोर्ट हुई हैं जिसमें ये कहा गया कि बहुत सख्त जुबान बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि गालम गलोच की हद तक वो एक गुफ्तगू थी। उसके बाद JD वेंस ने जिस तरह से ये कहा कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर और उसका प्रेसिडेंट आपको सपोर्ट कर रहा है और आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लें, आप हमारे लिए वैसे ही एक इत्तेहादी हैं जैसे अब यूरोप या यूरोप के दीगर दुश्मन ममालिक हैं, बरतानिया और उसका जिक्र किया। तो ये कहना चाहिए कि ये तनज़्ज़ुली है अमेरिका और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में और शदीद नौयत की है। अब इसके बाद ये है कि अपनी फेस सेविंग के लिए और अपनी पॉलिटिक्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो ज़ाहिर एडवोकेसी जारी रखेंगे और स्पॉइलर का रोल भी प्ले करते रहेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि अमेरिका ना सिर्फ इसराइल को फाइनेंशियल एड देता है, मिलिट्री एड देता है, बल्कि एक पूरी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। आपके सामने ये है, अब्राहम कार्ड है, मिडल ईस्ट के साथ उसको कनेक्ट करना, यूरोप के साथ। तो इसराइल जो है वो अमेरिका के बगैर तने तनहा ईरान का मुकाबला ये तो तय हो गया, वो अमेरिका के साथ नहीं कर सका तो अकेले नहीं कर सकेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है यही है कि तेल अवीव जो है वो वाशिंगटन की बात सुनेगा और मान भी लेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा सदस्य साहब। रिजवी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के साथ उनका उस तरह से कुर्बतें नहीं रही हैं, झुकाव उस तरह का नहीं रहा जैसे पहले था, और फिर बहुत सारी ऐसी शराइत जो है MOUs के अंदर रखी गई जिनको इग्नोर भी कर दिया गया, जो कि जिसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे इसराइल को, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का होना, इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है और इसका इशारा वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया कि अगर दीगर ममालिक रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं। इस पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ऑलरेडी इसराइल को मौजूद हैं। फिर साथ ही साथ इससे पहले अफजुदा शुदा यूरेनियम को वहाँ से मूव करवाया जाना था, ईरान के अंदर रखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब भी लचक दिखाई गई है कि अब वो यूरेनियम जो अफजुदा शुदा यूरेनियम है वो वहाँ रख तो सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। आप समझते हैं कि इजराइल इन तमाम मामलात के ऊपर MOU साइन होते हुए देख पाएगा या फिर स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है, या उसे अभी तक क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, बहरहाल वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इन शराइत में अपनी शराइत को मनवाया जा सके। MOU के बाद जब अगले दस्तखत होने हैं तो उसके बाद वो अपनी शराइत को मनवा सके। तो आप समझते हैं कि अगर यूरेनियम अफजूदगी की कैपेसिटी को कम भी कर दिया जाता है तो वो ईरान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, और क्या इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात जिस तरह से इसराइल को हैं तो क्या कोई दोबारा से इसको ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है इन मुज़ाकरात को या इन MOU को जो साइन हुआ है उसको? जी, इसमें ज़्यादा जो किरदार है वो तो खैर अमेरिका का है। अमेरिका अगर इजराइल की पुष्टपनाही जिस तरह इस जंग से पहले 27 फरवरी तक कर रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब आज उस जगह पे खड़ा है। जितनी डिप्लोमेटिक और उसकी ओवरऑल आइसोलेशन हो चुकी है इजराइल की,
अमेरिका, विद इन अमेरिका उनके लिए पहले, क्योंकि उसको क्वेश्चन किया पब्लिक ने कि दिस इज नॉट आवर वॉर, ये तो किसी और की हम जंग लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि, और जो जैसे कह रहे थे, ये कॉस्ट ऑफ दैट इज सो एग्जॉर्बिटेंट कि मेरा नहीं ख्याल है कि अब दोबारा, इससे पहले भी वो तो इजराइल तो कहता रहा सारे प्रेसिडेंट्स को कि वो उसके साथ आएं और अटैक करें ईरान के ऊपर, बट नोबडी डिड। तो ये अभी जो हो गया, फिर इस मिसकैलकुलेशन का एहसास हो गया जी। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बहुत ज़्यादा से होगी इसके अंदर। हाँ, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर के ऊपर एक बनता है, लेकिन उसके ऊपर उसका एनरिचमेंट की कैपेसिटी को जैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या उसमें कोई टाइम डोमेन में उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं, ये शायद थोड़ा सा इसके ऊपर पार्लेज होंगे। लेकिन ओवरऑल के बिल्कुल डिफैंग कर सकें ईरान को मिलिटरीली, वो पॉसिबल नहीं है। और अब जो मेरे ख्याल में जी ठीक है, आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं। असद साहब, आपसे भी यही सवाल है कि एक तो इजराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाए, अगले 60 दिन क्रूशल होंगे, लेकिन कांग्रेस का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जिस तरह से आपने कहा कि मिला जुला रद्द-ए-अमल है, अक्सरियत क्योंकि रिपब्लिकन्स की है, तो हम ये तवक्को तो करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे ये सोच पाई जाती है कि जो होने वाला मुआहिदा है उसमें जंग के साथ साथ मुआहिदे के अंदर भी ईरान ही फाते दिखाई देता है, उन्हीं की डिमांड ज़्यादा मानी जा रही है। तो कांग्रेस इसको प्रूव कराना एक कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है ट्रंप इंतजामिया के लिए? देखिए जुनेद, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर वाशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट हो, या इवन ईरानियन लीडरशिप का हो, या इसराइली लीडरशिप का स्टेटमेंट, अगर वो अखबारी बयान है, मीडिया का बयान है, सोशल मीडिया पे पोस्ट है, तो उसको मैं एज बिल्कुल एक छोटे से अदना से तालिब इल्म की हैसियत से ज़्यादा वैल्यू नहीं करूँगा। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को और अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स को अपने हालात के मुताबिक एड्रेस कर रही है। वो कहते हैं हम फाते हैं, वो कहते हैं हम फाते हैं, इनफैक्ट दोनों फाते हैं। भाई, आप अमन हो जाए खित्ते में, आप सारे फाते हैं, और अगर अमन नहीं होगा तो सारे लूजर हैं। बिल्कुल ठीक, पूरा रीजन लूजर है, पूरे ये तीनों जो फ्रीक है लड़ने वाले, वो भी लूजर हैं। सो कांग्रेस की जहाँ तक बात है, देखें डेमोक्रेट्स तो ऑलरेडी चाह रही है ना कि ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, और ये जंग इल प्लान्ड है, इससे निकला जाए। और अब अगर इस वक्त वहाँ पे डेमोक्रेट्स का लाया हुआ बिल वो पास भी हो गया, दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, उनकी पावर को कर्ब किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आगे चल के प्रेशर जरूर बिल्ड वो करेगी। शायद इसके अंदर भी एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि इलेक्शन में जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को खुद नहीं समझ आ रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनकी इस जंग की हैंडलिंग के ऊपर रेटिंग बहुत गिर चुकी है, क्या वो उनकी एंडोर्समेंट के साथ इलेक्शन में जाएं या एक मुख्तलिफ पोजीशन लेके जाएं। तो देखिए, आपने मुझसे लास्ट प्रोग्राम में क्या सवाल पूछा था, मैं आगे के लिए मैं तो पर्सनली कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरा दिल करता है कि सारी पार्टियों ने बहुत कीमत अदा की है। ईरान ने बहुत ज्यादा की है 47 साल से उसके ऊपर जो सैंक्शन है। अब ईरान को अगर थोड़ा बहुत कंसीड भी करना पड़े, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कंसीड किया है, इसमें कोई शक नहीं है, तो अब अगर ईरान को भी थोड़ा बहुत कंसीड करना पड़े, तो एट द एंड ऑफ द डे ईरान को ही इसका फायदा होगा। क्योंकि अभी तो यहाँ पे अमेरिका में जो बड़े नामी ग्रामी एनालिस्ट हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आगे तो चल के ईरान बड़ा पोटेंशियल, कहना चाहिए कि शराकतदार के तौर पे मर्ज हो रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, बहुत पैसे की रेल पे लोगी, अमेरिकन कंपनियां वहाँ पे जा सकती हैं, शेयर अपना ले सकती हैं, इनमें डेवलपमेंट में काम रोल प्ले कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान को भी अपने जो अच्छा असद साहब, जिस तरह से सैंक्शंस की बात आप कर रहे हैं और उनके फ्रोजन जो असासे हैं उनको भी रिलीज करने की बात हुई थी, आप समझते हैं कि अमेरिका के अंदर से इस पर कोई आवाज़ नहीं उठेगी, या उन्हें किसी किस्म का मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को कि उसको रिलीज किया जा सके इजीली? प्रेसिडेंट ट्रंप की जहाँ पे उनको डिस्क्रेडिट किया जाता है या उन पर तनकीद दी जाती है कि वो बड़े ब्लंट डिसीजन लेते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर ही ये खूबी है। दुनिया का, मैं 20 साल मुझे अमेरिका में हो गए, और थोड़ी बहुत पिछले 15-20 साल की हिस्ट्री भी कोई सामने होगी। मुझे नहीं लगता कि सदर ट्रंप के अलावा कोई भी और सदर इस तरह का ब्लंट फैसला कर सकता है जिसमें बज़ाहिर आपको शिकस्त हुई और आपने कंसीड करके वापस आ गए। इसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए, और इसके लिए भी डील मेकिंग चाहिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने तौर पे ये एक बड़ा फैसला किया है। तनकीद बेशक होती रहेगी, लेकिन जब वो फैसला कर लेते हैं उस पर खड़े रहते हैं, और वो अपने आप को डील मेकर कहते हैं, और वो अब भी ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये बेहतर डील हुई है, दुनिया के लिए मैंने बेहतर डील कर ली है, दुनिया के लिए मैंने अमन सिक्योर कर लिया है।
और ये भी डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं, उन्हीं का खासा है। अच्छा जी हाँ, रिजवी साहब, exactly. सरप्राइजेस का एलिमेंट कितना आपके लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया की सुपर पावर 2 एटमी कुव्वतें और एक छोटे से सैंक्शन ज़दा जो कि 4 दहाइयों या लगभग 5 दहाइयों के करीब सैंक्शन का शिकार रहा, पाबंदियों का शिकार रहा, अकाउंट्स उनके फ्रीज रहे, इसके बावजूद सरप्राइजेस में सरप्राइजेस। और अभी जो गुज़श्ता रोज़ अमरीकी F-15 के गिरने वाले तैयारे का पायलट जो उसका इंटरव्यू है, उसने जो मंजरकशी की है वो बहुत ही हैरानकुन है। बल्कि उस पर तो माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि शायद वो दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था, उनको चोट लगी भी थी। जो नरेट कर रहे हैं कि जिस तरह से एक खिलाई मखलूक की शक्ल बना के ईरानी ड्रोन्स ने उन्हें घेरा, जिसमें ऊपर बड़े ड्रोन्स थे, नीचे छोटे ड्रोन्स थे, और वो उन्हें ना सिर्फ काबू करने नहीं कर पाए बल्कि उन्होंने दूसरी बार रिजेक्ट किया। 2 तैयारे उसी एक पायलट से गिरे ईरान से जंग के दौरान। तो ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तमाम तर जदीद तर हथियारों के साथ भी ईरान को शिकस्त ना दे पाना, ये एलिमेंट कितना हावी रहा है अमेरिका को इस मुआहदे पे लाने के लिए? जी, मेरे ख्याल में अच्छा एनालिसिस है। ये देखिए कि ईरान ने अपना फोकस रखा है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जिनसे वो अपने एनिमीज़ को मतलब तकलीफ़ पहुंचा सके। तो उसमें उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी पे एक तो फोकस रखा, एंड दिस हैज़ हैपेंड फॉर द लास्ट 20 इयर्स। क्योंकि देखिए, उसको वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ डिनाई की हुई थी। आप उनकी नेवी को देखें, वो कोई बहुत बड़ी या बहुत एडवांस्ड नेवी नहीं थी। इसी तरह एयरफोर्स नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजीज़ जिन पे अपना कंसोलिडेट किया, वो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी थी और मिसाइल्स। अब ये दोनों चीज़ें उसने इस्तेमाल की और बखूबी इस्तेमाल की हैं, और उनके पास उसके स्टॉक पाइल्स भी थे। तो वो इस जंग को प्रोलॉन्ग भी कर सकता था। फिर उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर चूज़ किया। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में उन्होंने, क्योंकि वो उनके लैंड पे तो अमेरिका को तो नहीं वो कर सकते थ्रेटन, अमेरिकी जहाज़ जो यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको, या वो बेसिस जो मिडल ईस्ट में अवेलेबल थी, या ऐसी कोई इकोनॉमिक टारगेट्स उनको। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने हुर्मुज़ का जो लेवरेज इस्तेमाल किया है, दैट हैज़ बीन अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से उनको न सिर्फ वो लेवरेज मिला है, वो अभी भी वो एंजॉय कर रहे हैं एक तरह की जियोग्राफिकल सुप्रीमेसी ओवर अदर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद हसन साहब, सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से और एडमिन रिटायर्ड नवीद रिज़वी मौजूद थे। खुशाइन बात यह है कि 2 जंग में मुब्तला ममालिक को पाकिस्तान ख़ास तौर पे और दीगर ममालिक की कोशिशों से भी अब मुआहदे की तरफ बढ़ चुके हैं। MOU साइन हो चुके हैं। 60 दिन का जो वक्त है, टाइम फ्रेम, वो बहुत अहम है। और अगर देखा जाए तो बहरहाल जंग के मैदान में भी और मुआहदे के मास पे भी ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है, और इस खित्ते के लिए भी ये बहुत साजगार साबित हो सकता है। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कुर्बतें हैं वो भी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी साबित होंगी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं हम, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं कौमी असम्बली की माली साल 2026 और 27 के फाइनेंस बिल की। 2026 का जो बिल है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, और जिस पे हम बात अक्सर करते भी हैं शायद, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि कोई भी शोबा उनके हाथ से बचकर चला ना जाए। ख़ास तौर पे जो मुतवस्सित तबका है वो किसी भी तरीके से अगर बचत करने की कोशिश करते हैं, महंगे फ्यूल से बचत के लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रहे थे, हाइब्रिड कार्स की तरफ आ रहे थे, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। इसी तरह से सोलर सिस्टम जो है, अगर वो भी कोई लगाता है तो उसे भी सज़ा दी जाती है कि भाई तुम क्यों बचत कर रहे हो, क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ग्रीन एनर्जी क्यों बना रहे हो। तो अब इस बार देखते हैं कि क्या कुछ इन्होंने किया हमारे साथ। बिल्कुल, और अपोजिशन ने की जानिब से ये पेश की गई तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं। 1 जुलाई से नए टैक्स इक़दामात और मालियाती इस्लाहात का नफाज भी किया जा रहा है, यानी कि जो लग्जरी गाड़ियाँ होंगी ई लिक्विड पर, उन पर टैक्स इजाफा किया गया है 3000 सीसी तक दरामदी गाड़ियों पर, और 86% 3000 से ज़ायद पर 92% ड्यूटी आयद की जा रही है। तो ये किस तरह से हो पाएगा, और जो बैरून मुल्क सफ़र है उस पर भी FED में कमी की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से भी अगर हम देखें तो डी किट्स की दरामद पर भी जो हासिल टैक्स छूट में 30 जून तक तोसी की गई है, लेकिन टैक्स जो है वो बहरहाल इन तमाम शोबों पर लगाया जा रहा है।
एक तो कितना इससे धचका मिलेगा इस इंडस्ट्री को, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मईशत। वेलकम डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, वैसे जिस तरह से जुनेद भी कह रहे थे कि हर शोबे को, किसी भी शोबे को इग्नोर नहीं किया जाता जब बजट लाया जाता है, और कोशिश यही है गवर्नमेंट की कि कोई भी ऐसा सेक्टर रह ना जाए जिसमें आवाम को परेशान ना किया जाए या आवाम का लहू ना निचोड़ा जाए। आप क्या समझते हैं इससे इस इंडस्ट्री को कितना धचका लगेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तजवीज़ तो ये थी कि हम ईवी की तरफ मूव करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और जो पोल्यूशन के मसाइल हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, बड़े शहरों में गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, सड़कें उनका साथ नहीं दे पा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने के बराबर है। मगर आइन मौके पे IMF ने कहा कि नहीं, ये तो हमें करने देंगे। अब ये समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हमें वो एनवायरनमेंट रेजिलियंस के लिए फंड दे रहे हैं 1.2 बिलियन, और दूसरी तरफ टैक्सेस में जब बात आती है तो वो कहते हैं कि, तो उसका मसला ये है कि BYD चाइना जो कंपनी है उसने बहुत चैलेंजेस किए हैं दुनिया की जो और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली खासतौर पर वेस्टर्न कंपनियां हैं। अब पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, तो फौरी तौर पर उनको ये ख्याल आया शायद कि यहाँ तो चाइना के कदम बढ़ते रहेंगे। IMF का मसला एनवायरनमेंट या यहाँ के टैक्स निज़ाम को। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये डिबेटेबल था? अगर IMF के ऊपर भी ये मलबा डाला जाए तो उनकी डिमांड तो ये होगी या उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि हमारे टैक्स अहदाफ या जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, खसारों को कम किया जा सके। तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि इन सारी चीज़ों को, जिससे एक आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिल रहा है, उसके ऊपर कट लगाया जाए या उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया जाए, ना कि जो जाइंट्स हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको काबू किया जाता? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, अभी भी 2.4 ट्रिलियन की जो टैक्स एग्जम्पशंस थी उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया गया है, और वहाँ से बहुत सी फिस्कल स्पेस निकल सकती थी और फिर हम आम आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ भी कम कर सकते थे। मगर ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि जहाँ वाकई तब्दीली होने की ज़रूरत है वहाँ तो ना IMF कोई इशारा करता है और ना पाकिस्तान की हुकूमत, और ये IMF का बहाना बनाकर ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं जिस पे नहीं लगाना चाहिए। और IMF वाले यूजली अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं, तो ये समझ नहीं आती कि ये दोनों की पॉलिसी तो फिर लगता है एक ही है कि इसी तरह पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। इसके बावजूद आपको लगता है डॉक्टर साहब के अहदाफ पूरे हो पाएंगे इस बार? खसारे से हम निकल पाएंगे? और जो तरक्की की शरह है वो तो सभी के सामने है, पिछली बार तो 4 तक भी नहीं हम पहुंच पाए। ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ये 5.3 ट्रिलियन का अभी भी जो इनका पिछली दफ़ा 14.1 रखा था उसको 12.9 पे रिड्यूस करने के बावजूद भी 1 ट्रिलियन का खसारा है, तो आगे कहाँ से पूरा होगा? फिर यही है कि पेट्रोलियम लेवी रह जाता है जिसको बढ़ा कर वो अपना, अभी पेट्रोलियम लेवी का अगरचे हदफ पूरा हो चुका है मगर फिर भी उन्होंने पेट्रोल की प्राइस के अंदर तकरीबन 66 रुपीज़ और डीजल के अंदर जो है वो तकरीबन 75 रुपीज़ रखा है। तो अब हुकूमत को एक आसान तरीका मिल गया है कि वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाती रहेगी और यूं पैसे उनको रोज के रोज आते रहेंगे। जाहिर है बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे आसान तरीके गवर्नमेंट ने ढूंढ लिए हैं, और जो जुनेद रिलीफ मांग रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अहदाफ पूरे हो पाएंगे, ये दीवाने का ख्वाब सा लगता है। और अगर हम देखें तो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया से जो आने वाली आमदन है उसको भी इस वक्त ज़ेर ताब लाया गया है। जो फ्रीलांसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर, पाकिस्तान के थोड़े बढ़ाने में या उसकी तरक्की के अंदर कोई अपना किरदार अदा कर से कम अपना पेट खुद पाल सकें, उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो जो अभी नई इस्लाहात आई हैं 2026-2027, उसके अंदर किस तरह से इन पर टैक्सेस लगाए जाएंगे? क्योंकि हमें तो अभी तक कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिली है, कोई ऐसा शोबा नहीं मिला, कोई ऐसा सेक्टर नहीं मिला जिस पर टैक्स की भरमार ना हुई हो। तो तरीका कार क्या होगा, और क्या फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए एक ही तरह से इस बार टैक्स अदायगियाँ होंगी या नॉन फाइलर्स को कोई छूट दी जा रही है? कोई छूट नहीं दी जा रही, बल्कि ये जो अभी आपने मीडिया कंटेंट्स के ऊपर इनकम आने का जिक्र किया है, इसके ऊपर तो पहले वो पर व्यू लगाना चाह रहे थे, फिर किसी ने समझाया कि भाई ये पर व्यू क्या होता है, कोई और किसी के लिए व्यू करे तो आपको उसको क्या मतलब, आपका ख्याल के इनकम आती है, जरूरी नहीं कि आए। अब उन्होंने 5% विथहोल्डिंग कर दी है कि जब भी बाहर से ऐसी पेमेंट आएगी तो बैंकों पे उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया है। अब ज़्यादातर लोग बाहर अकाउंट रखेंगे, पाकिस्तान में पैसे नहीं लाएंगे, जो कुछ डॉलर आ रहे थे उसको भी डिस्करेज किया जा रहा है। और एक्टिविटी आपने कुछ फरमाया कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं यूथ, उनसे कुछ पैसा लिए बगैर अपनी मेहनत से
कोई कंटेंट बनाकर पैसा कमाना चाहिए, उसको भी इनको पसंद नहीं है। आपने दूसरा फरमाया कि 16 लोगों ने अपने पैसों से लगाया, उस पर भी ये नाखुश हैं। तो इनका तरीका यही, आपने कहा कि किस पे टैक्स नहीं लगा, मैं बता देता हूँ। देखिए अभी भी जो गैर हाजिर बड़े जिम्मेदार जो खुद असम्बली में बैठे हुए, उन्होंने अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया। फिर उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े वो कैपिटल गेन्स ज़मीनें बेच के कमाते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया। तो वो अपनी जो अमरात हैं वो नज़र इसलिए नहीं आती कि वो बजट में होती नहीं है, वो पहले ही टैक्स लॉज के अंदर उनको एग्जम्पशंस दे देते हैं ताकि कहीं डिबेट ही ना हो सके। और ये हैरत की बात है कि वो अक्सर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर से भी दे देते हैं, जिसको पार्लियामेंट में बस ऐसे ही एक एहतमाम के लिए रख दिया जाता है, मगर किसी हाउस के ऊपर ये जिक्र नहीं होता कि कितनी टैक्स एग्जम्पशन है, किस किस को हासिल है और क्यों हासिल है और इसकी क्या लॉजिक और रीज़न है। डॉक्टर साहब जी आप कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी कि इन सिफारिशात को मंजूर भी करवा लिया गया है और उस वक्त अपोजिशन का भी मौजूद ना होना कि अगर अवाम की तरफ से अपोजिशन किसी किस्म का कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकती है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर सकती है, तो उसको भी माइनस कर दिया गया, उनकी गैर मौजूदगी में ही इस बिल को मंजूर करवा लिया जाना। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात कौन पहुँचाएगा, कि अवाम की परेशानी क्या है? और अगर इसी तरह से बजट पास होते रहेंगे तो अवाम तो पिसते रहेंगे, पहले भी पिस रहे थे, अब भी आगे भी पिसते रहेंगे, तो क्या ये तरीक़ाकार सही है और इसी तरह से मंजूरी मिलनी चाहिए थी इस बिल को? जी नहीं, देखिए इस पे तो 2-2 महीने बहस होती है बाकी ममालिक में। फिनांस बिल ही सबसे अहम होता है। बजट में तो एलोकेशन ही होती हैं कि इतना खर्चा इसका अलाव कर दिया अगले साल के लिए, ये हमारा आमदनी का हदफ होगा। उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, मगर जिससे डायरेक्शन आनी होती है, जिससे लोगों की ज़िंदगी का ताल्लुक होता है, वो तो फिनांस बिल ही होता है। और फिनांस बिल में स्टैंडर्ड जहाँ से हमने लिया भी है ये सिस्टम ब्रिटेन में, इसके ऊपर 3 महीने पहले गवर्नमेंट सारे अपने टैक्स मेजर्स सामने लाती है, फिर उसके ऊपर बहस होती है और 3 महीने के बाद कहीं जाकर उसको बहुत इनपुट लेने के बाद अगर ना, और वैसे भी वो साल में 2-4 अमेंडमेंट्स करते हैं अपने लॉ में। हम तो कोई 500-600 तो अमेंडमेंट्स ही कर देते हैं ताकि लोग परेशान ही रहें। और ये जब तक FBR खुद लॉ बनाएगा, खुद ही इसको पास करवाएगा, इनको तो मैं आपको बताऊँ पढ़ना भी नहीं आता है। हमारे 99% जो इस वक्त पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं तो फाइनेंस बिल पढ़ना भी नहीं आता। वो तो बस जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक तरह से गिव एंड टेक होती है, चले जी ये हटा दें, इसमें ये डाल दें, हम पे टैक्स न लगाएं, उसी को वो इंश्योर करते रहते हैं। और बिल्कुल इस पर कोई बहस मुबासा जिसे मीनिंगफुल डायलॉग कहते हैं, जो पब्लिक इनपुट है, वो तो होता ही नहीं बिल्कुल। और यही वजह है कि बस आवाम पे टैक्स लगता रहता है और आवाम पे भी जो टैक्स पेयर है इनडायरेक्टली, तो खैर बच्चा ही, हम माचिस की डिब्बियाँ भी लेते हैं तो उस पर GST की सूरत में टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स नेट को वसी करने के लिए, सबको उस दायरे में लाने के लिए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की विल ही नहीं है, या फिर ये मजबूर हैं, इतने दावपेच सीख चुके हैं हमारे लोग भी कि वो इस दायरे के अंदर आना ही नहीं चाहते और हुकूमत बेबस है? देखिए वहाँ से अभी आपको बैठे बैठे 900 बिलियन टैक्स आ जाता है। अगर जो नॉन फाइलर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनको रिफंड देना पड़ जाएगा। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 154 के करीब जो है ब्रॉडबैंड मोबाइल यूजर हैं और तकरीबन इतने ही जिनके पास, अगर ये सबसे 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स ले लिया, अगर इनमें से सारे रिटर्न फाइल करेंगे तो 80 मिलियन को तो रिफंड देना पड़ जाएगा। तो वो बड़े खुश होते हैं कि चलिए इनसे हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं। अब जिसको इजी मनी की आदत पड़ गई हो, 900 अरब पिछली दफा मैं आपको फिगर बता रहा हूँ जो नॉन फाइलर से आया, तो ये बड़े खुश रहते हैं। मगर उसका एक नुकसान होता है कि जो लोगों की बहुत हाई इनकम है वो भी उसकी आड़ के अंदर से थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे के अपनी आमदनी छुपा लेते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। कम से कम जो लोग ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं उनसे तो टैक्स लेना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ डॉक्टर साहब, हम अगर एक आम शहरी की बात करें तो वो सैलरी लेता है तो उसके ऊपर टैक्स कटवाता है, फिर उस रकम को निकलवाता है तो टैक्स कटवाता है, कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसके ऊपर तरह तरह के टैक्स पे करता है, बिजली के ऊपर तरह तरह के टैक्स पे करता है। मतलब अगर हम देखें तो वो टैक्स ही पे करता है सारी ज़िंदगी लगाकर। लेकिन अगर सहूलियात की बात की जाए, इंसेंटिव्स की बात की जाए, अगर दीगर ममालिक में टैक्स की भरमार होती है तो उसके मुकाबले में उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, शहरियों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको एजुकेशन उनके बच्चों की फ्री दी जाती है, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लेने का निज़ाम है, देने का निज़ाम नहीं है। तो क्या FBR इस चीज़ को इंश्योर नहीं करवा सकता? या अगर हम IMF के ऊपर डालते हैं ये हर बार कि IMF की वजह से हमें टैक्सेस की भरमार करनी पड़ी, IMF की वजह से हम इस सेक्टर में रिलीफ नहीं दे सके, तो क्या IMF ये इंश्योर नहीं करवा सकता कि आवाम को उस तरह की फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ अगर वो टैक्स की भरमार उन पर की जाती है या टैक्स उनसे वसूल किया जाता है? तो
जी, आमतौर पे आईएमएफ इन चक्कर में नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं जी ये आप अपना बस प्राइमरी यानी सरप्लस दिखाएं, आप अपनी जो है वो लोगों को मुराद देना बंद करें, आप जो है वो रिड्यूस रेट ना रखें, वो इस तरह की। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान के साथ जो इसके ऊपर रिफॉर्म प्रोग्राम करता है, उसमें वो बार बार अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी ये है। वो भी इस बात का बार बार तज़किरा करते हैं कि यहाँ जो टैक्सों के बदले में लोगों को सोशल सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो पेंशन मिलनी चाहिए यूनिवर्सल सबको, और जो एक माशरे के अंदर आपने बहुत ही दुरुस्त सिमत की तरफ इशारा फरमाया है कि असल तो टैक्सों का मकसद ये होता है कि एक अच्छी वेलफेयर स्टेट बनाई जाए, जहाँ जो लोग ज़िंदगी में पीछे रह गए ना सिर्फ उनकी मदद की जाए, उनको आगे लाने में मदद की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, स्कूलों का निज़ाम ठीक किया जाए, हेल्थ के निज़ाम को इम्प्रूव किया जाए, अफोर्डेबल जो है वो ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग हो, तो सब बच्चों को एक जैसी जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो टैलेंट की बुनियाद पर। हमारे यहाँ तो ये इसका बिल्कुल ही कोई तज़किरा ही नहीं है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था रात को ही, जिसमें ये तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि हमने इतना टैक्स जमा किया। जो उन्होंने पाकिस्तान को $400 मिलियन का एक रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उसके लिए मजीद ग्रांट भी इन्होंने मांगी थी, उसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है कि FBR ने बजाय अपने अहदाफ पूरे करने के उसको मिस किया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस्लाहात के नाम पे पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल बना रहे हैं, और इसका सारा इल्ज़ाम IMF पे दे जी। ये जो एक आसान हदफ मिल गया है गवर्नमेंट को भी, IMF के ऊपर हर एक चीज़ डाली जाए, अपनी आयशों को ख़त्म ना किया जाए और अपनी तनख्वाहों में तो इजाफा किया जाए, लेकिन आवाम को जो है उनकी आमदनी के ऊपर भी कट लगे और उनके वसाइल के ऊपर भी। तो अभी आप इसके असरात क्या देख रहे हैं? माली साल 2026-27 का आने वाला बिल, उसमें लगाए जाने वाले टैक्सेस, अहदाफ तो हम पिछली बार की तरह इस बार भी शायद पूरे ना कर पाएँ, लेकिन इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ जाएगा, महंगाई में कितना इजाफा होते देख रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी इससे कितनी अजीरन हो सकती है? जी, मैं कुछ आइटम्स की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जिसके ऊपर पहले सप्लाई चेन के ऊपर सिर्फ वहीं टैक्स लगता था जहाँ पे कोई एडिशन होती थी, मसलन जो आम खाने पीने की चीज़ें, चाहे साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, इस तरह की बहुत सी आइटम्स थी। मगर अब इन्होंने एक अजीब हरकत की है इस दफ़ा, और यहाँ से अपना रेवेन्यू ज़्यादा निकालने का इरादा बनाया। वो ये है कि जैसे ही मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाएगा वो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि आखिरी लिखेगा कि इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, और उसी के ऊपर टैक्स हुकूमत को दे देगा, वो हम पे पास ऑन कर देगा। ना सिर्फ महंगाई होगी बल्कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें हमें कुछ बेहतर मिल रही थी वो भी नहीं मिलेंगी। और फिर ये इन्होंने सेल टैक्स के निज़ाम की भी वायलेशन की है, जहां आप वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, उन्होंने उसको दोबारा से एक्साइज की तरह लगा दिया है कि बस मैन्युफैक्चरर सारा टैक्स दे दे, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, होलसेलर और जो रिटेल वाले हैं उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो ऑटोमेशन की बातें हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की, और एक दो बड़े सेक्टर्स कोई जो होलसेल और रिटेलर हैं उनको टैक्स के निज़ाम से ही बाहर कर दिया है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। और जैसा जुनेद ये जा रहे थे कि इस बार कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ तो नहीं जाएगी, तो यकीनन बढ़ जाएगी, आपके लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। पाकिस्तान के जो नए आने वाले बजट, जो नया आया है बजट, उसके साथ, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है, फ्यूल के साथ साथ बिजली के साथ साथ खाने पीने की अशिया, जो दीगर अशिया हैं ज़रूरत की इस्तेमाल की, वो सारी भी महंगी हो जाएंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हर फॉर्मेट की टीम अलग करने की तरफ पहला कदम है, और ये अभी पहला कदम है, जबकि हर फॉर्मेट की टीम अलग हो सकती है। आकिब जावेद ने यह भी कहा है कि फौरी तौर पर टेस्ट और T20 की टीमें तो आपको अलग अलग करनी ही पड़ेंगी, लेकिन इससे कितना फ़ायदा हासिल होगा, क्या हर फॉर्मेट के खिलाड़ियों को अलग कर देना यही बेहतरीन तरीका होगा अपनी परफॉर्मेंस को बहाल करने का? बिल्कुल, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फॉर्मेट की बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से कबल कुछ खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हो जाती है और सिर्फ टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर्स का मुआवजा T20 खेलने वाले क्रिकेटर्स से किया जाता था। अब अगर कोई सिर्फ टेस्ट खेलता है तो उसका मुकाबला टेस्ट खेलने वाले से ही होगा और इसकी बुनियाद पर मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये कितना खुशाइंद है। अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तज़किया हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, आपको वेलकम कहेंगे। फैसला खुशाइंद है और इससे हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी परफॉर्मेंस जो है, हमारी सिलेक्शन के मामलात, हमारी ट्रेनिंग के मामलात, हमारा माइंड सेट, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल में इसको हम इस मैटर को हम कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। ज़्यादा बेहतर ये होता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक अमाउंट स्पेसिफिक मिलती है प्लेयर्स को मंथली बेसिस पे, उस पर हम 50% अगर कट लगाते तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था।
क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस तो हमारी है नहीं। अब तो खैर ओवरऑल ही आप देख लें तो परफॉर्मेंस हमारी डिबैकल और डिक्लाइन की तरफ ही जा रही है। तो अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया है कि हर फॉर्मेट का एक अलहदा हिसाब किताब होगा। अभी पता चला है कि 40 लाख समथिंग मिलेंगे जो टेस्ट क्रिकेटर्स होंगे उनको, जबकि वनडे और T20 का क्या पैटर्न होगा वो अभी तक उसकी ज़्यादा डिटेल वाज़ेह तौर पे सामने नहीं है। ये ज़रूर है कि जो टीम्स अलग कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स की, ये एक अच्छी बात है। ये बात मैं खुद भी करता रहा हूँ कि तीनों फॉर्मेट्स की टीम को अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ तो PSL की परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में आते रहे हैं। तो ये जो हम एक अजीबो-गरीब किस्म की एक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की भी थी, आई थिंक जो अभी तक बातें हुई हैं उन पे अमल हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अच्छा अहमद भाई, इससे परफॉर्मेंस पर में कितनी बेहतरी आएगी? जिस तरह आप भी कह रहे हैं 50% अगर कट लगा दिया जाता तो ज़्यादा सूदमंद साबित होता, तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल हमें तमाम प्लेयर्स के ऊपर ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें 50% कट लगा देना चाहिए था। इससे परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरी आएगी? और वैसे भी अगर हम पहले जिस तरह से हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किए जाते थे, उस पर भी परफॉर्मेंस तो सिफर थी, और जिन बुनियादों पर एक प्लेयर को खिलाया जाता था बेस बना कर के इसने पिछले T20 में इस तरह परफॉर्म किया था तो इसको इसलिए खिलाया जाना चाहिए, या इसने सीज़न के अंदर इस तरह से परफॉर्मेंस दी है किसी एक मैच के अंदर तो उसके बिहाफ पर उसको किसी भी मैच के अंदर शामिल किसी भी बड़े टीम के अंदर किसी बड़ी जगह पर खिलाया जाता था। तो क्या अब आप समझते हैं कि इस तरह इस अमल से गुजरने के बाद कोई बेहतरी आएगी परफॉर्मेंस के अंदर? देखिए, जब 2023 में एशिया कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 का भी फाइनल खेला था, उसके अलावा पाकिस्तान ने 2021 में इंडिया को भी हराया था। तो मुझे याद है कि एशिया कप से पहले बल्कि एशिया कप के दौरान ये खबरें आई थी कि बिल्कुल एक जिस तरह वो नहीं आप बदला लेते या कोई किडनैपिंग का तावान लेते, इस तरीके से बदमाशी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने PCB को ब्लैकमेल करके बदमाशी और गुंडागर्दी के जो एक कल्चर होता है उसके बेस पे अपनी जो पैसे हैं वो बढ़वाए थे, और इसको वो तकरीबन 60 लाख प्लस पे लेके गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप बदमाशियां करके अपने पैसे बढ़ा लें, और बोर्ड भी आपके मनोअन जो मर्जी है उसको तस्लीम करते हुए पैसे बढ़ाए। तो जब आपकी परफॉर्मेंस का सत्यानाश है कि आज आपकी जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बांग्लादेश से भी नीचे चला गया, तो पैसे आपको उसके अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हम 50% कट डाउन करते हैं तमाम कैटेगरीज को तो वो एक सिंपल सोल्यूशन भी था। और जाहिर है जब इनके पैसे कट होते तो ऑटोमेटिकली ये सीरियस हो जाते, क्योंकि नॉन सीरियस तो हमारे प्लेयर्स इस वजह से हैं और परफॉर्मेंसेस भी इस वजह से अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो किसी ने हटाना नहीं है। ये कोचेस चेंज हो जाएंगे, सिलेक्शन कमेटियाँ चेंज हो जाएंगी, बोर्ड में उखाड़ पिछाड़ हो जाएगा, इवन चेयरमैन तक चेंज हो जाएगा, लेकिन हम तो इधर ही हैं। आप देखें ना कितने चेयरमैन गए, कोचिंग स्टाफ गए, सिलेक्शन कमेटी गई, शाहीन शाह अफरीदी उधर के उधर ही हैं, हारिस रऊफ उधर के उधर ही हैं, बाबर आजम उधर के उधर ही हैं। ये प्लेयर्स तो कहीं पे भी नहीं गए ना। ठीक है, आपने फॉर्मेलिटी के लिए किसी एक आध मैच में बिठा दिया या एक आध इनकी सिलेक्शन का या अहमद भाई इनके टिके रहने का दारोमदार फिर किस चीज़ पे है? क्या रिश्तेदारियां हैं जो इनको टिकाए हुए हैं, किसी के मंजूर नज़र हैं, या फिर इनके पास कोई गिदर सिंगी है? क्योंकि परफॉर्मेंस तो कम से कम हम नहीं देख रहे। और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले के ऊपर तो चले काम हो रहा है, आपकी तजवीज़ है कि कट लगाना चाहिए था। अगर ज़्यादा मुआवजे के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कट के बाद वो कैसे करते, और क्या होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होने की ज़रूरत है जिस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी गई? देखें, जो बात आप कर रहे हैं ना कि किस बेस पे टिके हुए हैं, तो कुछ आज प्लेयर्स तो ज़ाहिर है रिश्तेदारियों की बेस पे टिके हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी की एक 40-1-45 मार के कोई एक आध बॉल हो जाए अब तो हो जाए। शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस है मेरी समझ से बाहर है। अभी तक उनको यही नहीं पता चला कि वो एज अ बैट्समैन टीम में खेल रहे हैं या एज अ बॉलर खेल रहे हैं। जिस प्लेयर को खुद क्लैरिटी नहीं है, या जिस टीम में टीम मैनेजमेंट या कप्तान को एक प्लेयर के बारे में क्लैरिटी नहीं है वो टीम में क्या कर रहा है मेरी समझ से बाहर है। फिर शादाब के चक्कर में आपने पहले अबरार को पूरी दुनिया बाबर साहब ने अपनी कप्तानी में घुमाई, लेकिन उसे खिलाना गवारा नहीं किया कि कहीं शादाब की जगह इनसिक्योर ना हो। खैर वो परफॉर्म कर गया, अपनी जगह पक्की कर गया। तो वही काम अब आप सुफियान मुकीम के साथ कर रहे हैं। PSL का टॉप विकेट टेकर है। जो ज्यादतियां आपने उसामा मीर के साथ की जब वो PSL का टॉप विकेट टेकर है,
लेकिन शादाब सेट ना हो जाए, वही आप सुफियान मुकीम के साथ कर रहे हैं। तो आई थिंक जब तक आप ये ज्यादतियां बंद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं देखें, जब आप इतनी परफॉर्मेंसेस के बावजूद प्लेयर्स को के साथ ज्यादतियां करते हैं तो उनके भी दिल से कहीं ना कहीं एक आह तो निकलती है ना, या बददुआ तो निकलती ही होगी इन लोगों के लिए। तो जब आप मेरिट वाले प्लेयर्स को इस तरीके से डील करेंगे और इस तरह से मुंह उठा के जब दिल करता है शादाब और वगैरह वगैरह आ जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। देखिए, कट डाउन की जहां तक बात है, कम से कम आवाम को ये सुकून तो होता ना, चलो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, 60 लाख रुपया तो हमारी टैक्स से नहीं जा रहा ना। कम से कम पैसे उनको इतने आप दें परफॉर्मेंसेस के अकॉर्डिंग। आप उनको कहें कि इस एक साल में हम आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, अगर इम्प्रूव हुई पैसे बढ़ा देंगे, अगर इम्प्रूव ना हुई इसको मजीद कम करेंगे। तो जब एक तलवार लटकती फाइनेंशियली प्लेयर्स के ऊपर, तो उन्होंने परफॉर्म करना था। देखिए, प्लेयर तब निकम्मा हो जाता है, प्लेयर तब अनाड़ी हो जाता है जब उसको दो चीजों की सिक्योरिटी हो। नंबर 1 कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा फिर भी मेरे पैसे तो कहीं नहीं जा रहे। नंबर 2 मैं परफॉर्म नहीं कर रहा फिर भी मैं टीम से कहीं नहीं बाहर जा रहा। जब उसको ये तो आप सिक्योरिटीज दे देते हैं तो वो तो मतलब एक तरह से अनटचेबल बन जाता है ना। वो कहता है मैं 0 पे आउट हूँ, मैं 40-40 50-50 रन खाऊं 4 ओवरों में, मैंने तो कहीं नहीं जाना ना मुझे। लेकिन एक बात अहमद भाई समझ में आ गई है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। और अगर इसी तरह से इनको पेमेंट्स भी मिलती रहेंगी और इनको इसी तरह से रिलैक्स रखा जाएगा कि आप जो मर्जी करें, खेलें या ना खेलें, आप टीम का हिस्सा, फिर ये परफॉर्म करने वाले नहीं हैं। तो अब इनके साथ दूसरी कार्रवाई या दूसरा तरीक़ाकार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये रोना धोना हमारी टीम का तो यूँ ही जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, दीगर इश्यूज़ में जिस पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे शोबे में लोग शामिल हैं जो कि अपने काम के दबाव की वजह से, एक टर्म है बर्नआउट, उसका शिकार हो जाते हैं। दरअसल ये एक जहनी, जिस्मानी और जज्बाती थकन की कैफियत है जो कि तवील अरसे तक मुसलसल दबाव, काम के बोझ और जिम्मेदारियों की ज़्यादती और फिर आराम की कमी के बायस पैदा हो जाती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ थकन का नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान अपने काम से दिलचस्पी भी खोने लगता है और उसकी कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगती है और वो खुद को बेबस और गैर मौसर महसूस करने लगता है। तो आलमी इदारा सेहत यानी कि WHO ने बर्नआउट को एक पेशा वराना मसला करार दिया है जो ख़ास तौर पर उन अफराद में मुसलसल देखा जाता है जो मुसलसल दबाव वाले माहौल में काम करते हैं। और पाकिस्तान में भी ये मसला तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो हर बंदा अंडर प्रेशर है और 60% तो डॉक्टर्स जो कि डबल ड्यूटी करते हैं, ट्रिपल ड्यूटी करते हैं वो भी, फिर हमारे बच्चे भी। तो हम जब हमारा जिस्म थक जाता है, हमारा जहन थक जाता है तो फिर हम बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। तो इस कैफियत से किस तरह से निकला जा सकता है यही हम जानेंगे। हमारे साथ अलीना नकवी मौजूद हैं, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अलीना। और अलीना, आप ही से हम जानेंगे कि अगर कोई बर्नआउट का शिकार हो गया है, क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर तो 90% लोग शायद बर्नआउट का शिकार हैं। हर एक बंदा प्रेशर में है, दबाव में काम कर रहा है, हमारे जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है वो इतना आपके लिए सूदिंग नहीं होता, इतना परफेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर आपको प्रेशर हर तरह का झेलना पड़ता है। घर में ख़वातीन को प्रेशर अलग लेना पड़ता है। तो इसके अंदर फिर बर्नआउट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, इससे किस तरह से निकला जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है? बर्नआउट को असल में कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस या आपका एनर्जी ड्रेन होना, या आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तब बर्नआउट होता है। इसका ये जो टर्म है ना, ये तब यूज़ होती है जब आप बहुत ज़्यादा, अब जैसे आप डॉक्टर की बात कर रहे थे कि 60% डॉक्टर्स, क्योंकि वो हर वक्त काम कर रहे हैं, वो इसका शिकार हैं। वो लोग जो टेक से रिलेटेड काम कर रहे हैं या बच्चे जो हर वक्त स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वो इसका शिकार होते हैं। ये शुरू ऐसे होता है जब आप स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको महसूस होता है कि हाँ मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ है, ये स्क्रीन देखने से कुछ नहीं होता, थोड़ा और काम कर लूँ। वो स्ट्रेस बढ़ता बढ़ता क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शट डाउन होना शुरू हो जाता है। अब उसको ब्रेक चाहिए। ब्रेक लेने के लिए वो आपकी सारी एनर्जी, आपके जो फोकस है आपका सारा, वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। आप जो फोकस आपका 100% है वो 0 पे आना शुरू हो जाता है। अब आपकी आंखें थकेंगी, आपके मसल्स थकेंगे, आपके बॉडी के जो नॉड्स हैं वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है उसमें, और आपके जो ये मसल्स है ख़ास, ये आपके शोल्डर मसल्स, ये सारे स्टिफ हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो 8 आवर्स की नींद लिया, 9 आवर्स के लिए हम रात को जल्दी सो के सुबह थका हुआ क्यों महसूस कर रहे थे? इसी वजह से कि हम जब सुबह उठते स्क्रीन यूज़ करते हैं, हमारा अब सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम थीटा स्टेट में होता है, यानी कि वो पूरा अभी ओपन ही नहीं हुआ, अभी आप पूरी आपने आंखें नहीं खोली और आपने फ़ौरन स्क्रीन देखी
और स्क्रीन पे जो भी आप देख रहे हैं वो इमोशंस उस टाइम आपके अंदर स्टोर हो जाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो गया उठते ही, अब आप वो थकावट का शिकार होंगे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस होगी, अब आपको दर्द महसूस हो रही है, अब आपने जॉब पे भी जाना है, वहाँ भी काम करना है। उससे क्या होता है, आप चिड़चिड़ापन आता है आपके अंदर। अब आप कोलीग्स के साथ भी लड़ेंगे, उनसे भी गुस्सा होंगे, फैमिली के साथ भी। क्यों? आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है कुछ बर्दाश्त करने की, कुछ काम करने की। इससे बचने के लिए हम अक्सर लोगों को यही बताते हैं कि आप अगर ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे ज़्यादा 10-15 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं, आप ब्रेक देना शुरू करें। स्क्रीन देख रहे हैं, मुसलसल स्क्रीन को मत देखें, आप ब्रेक दें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते और आपको ज़्यादा काम है तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं, आप अपने हाथ इस तरह रख सकते हैं अपने टांगों पे, इस तरह आराम से, और आंखें बंद करके आप 3 गहरी सांसें ले सकते हैं। अपने नाक से सांस लेनी है स्लो और मुंह से सांस निकालनी है। ये जब 3 गहरी हम सांस लेते हैं ना, चाहे हमें स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, इवन पैनिक अटैक पेशेंट्स भी ये कर सकते हैं। जब ऐसा महसूस होता है आपको, तो आपने 3 गहरी सांसें लेनी है। आपका फ़ौरन जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। आपके जो हार्मोन्स हैं, जो कॉर्टिसोल बढ़ रहा था, उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। घंटों के बाद ये इसकी ज़रूरत पेश आती है लीना साहबा, क्योंकि अब डॉक्टर्स जो हैं उनको तो समटाइम 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो आइडियली बर्नआउट की सिचुएशन पेश ना आए जिसमें आप थकावट का भी शिकार होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी मुतासिर होगी, कोई भी शोबा हो है। तो कितने घंटों के बाद आपको ये, और इसके अलावा और कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं या कोई मेडिसिन भी है जो कि कारआमद हो सकती है सूरत में? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर्स का काम है वो तो वाकई 24 घंटे होता है, उसमें वो कोशिश करें कि अगर वो हर आधे घंटे बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करें, हर आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद वो थोड़ा सा ब्रेक लें 3 मिनट का। उसमें ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या वो जाकर वॉशरूम में ठंडे पानी से अपना मुंह धो सकते हैं। उससे भी आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। जो आप पैनिक कर रहे थे वो पैनिक ख़त्म हो जाता है। या आप नीम गर्म पानी थोड़ा सा पी लें, आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि आप सेफ़ हैं। पानी में ऐसी शिफा होती है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि अपने हाथों को रगड़ें इस तरह से, और आपको एक हीट महसूस होती है अपने हाथों के अंदर। वो हाथ आपने अपना राइट हैंड अपने हार्ट चाक्रा पे रखना है और लेफ़्ट आपने अपने सोलर प्लेक्सिस पे, जो हमारा मेन एनर्जी सेंटर होता है, वहाँ रखिए। और ख़ुद को जो भी आपको अच्छी अफर्मेशन लगती है उस टाइम बोल सकते हैं। मिसाल कि मैं सेफ़ हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, और जो भी हालात आ रहे हैं मैं इसको बेहतर से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। हर 30 मिनट्स के बाद? हाँ, डॉक्टर्स कर सकते हैं। वो लोग जो कि बहुत मुसलसल काम करें, उनको 30 मिनट्स बाद 5 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक लेना चाहिए। 3 to 5 मिनट्स का एटलीस्ट लेना चाहिए, ताकि इनका नर्वस सिस्टम काम। जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि मिथ्स तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद भी ये आजमाया हुआ है कि अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपका दिमाग भी और आपकी बॉडी भी बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है, थक चुकी है, तो आप नीम गर्म पानी के अंदर कुछ नीम के पत्ते या ऑलिव ऑयल या सॉल्ट डाल के आप उसके अंदर गर्म पानी के अंदर जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसके अंदर अगर आप पाँव डाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए आप बैठते हैं, तो जो पाँव के पोर्स होते हैं उनके अंदर से आपकी सारी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाती है और आपकी बॉडी एकदम से, आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है और आपका कॉर्टिसोल लेवल भी डाउन होता है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें घर पे इस तरह की थेरेपीज जो है वो कर लेनी चाहिए। मेडिटेशन जिस तरह से कहते हैं, करने से आपको वो भी काम और कूल करता है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाता है। या फिर डॉक्टर के पास ही जाना सही रहेगा कि डॉक्टर के पास जाके बैठ जाए और कहे कि अब हमारा जो है ना कॉर्टिसोल लेवल भी नीचे लाएं, हमें इस तरह से रिलैक्स कर दें, क्या वो सही रहेगा? ये आपने बहुत अच्छी बात की, सॉल्ट वाली। सॉल्ट के अंदर होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जब आप रात को सोने से पहले या सुबह किस टाइम भी बेहतर होता है सोने से पहले, आप टब के अंदर 1 चम्मच सॉल्ट डालते हैं और पाँव अगर उसके अंदर डुबोते हैं, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी या एनर्जी आपकी सारे दिन की जो वज़नी थी या स्ट्रेस था, वो सारा पानी में चला जाता है। सॉल्ट की वजह से वो जज्ब करता है उसको अपने अंदर। उससे भी आप ये थेरेपी कर सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन बेस्ट तरीका है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का। मेडिटेशन करें, खुद गहरी सांसें लें किसी भी वक्त, या सोने से पहले ले सकते हैं आप। सोने से पहले अगर आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो उन लोग वो बेस्ट टाइम होता है आपका माइंड को रीप्रोग्राम करने का। उस टाइम अपने आप को अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, आप मेंटली कमांड दे सकते हैं मेंटली, और एफर्मेशन बोल सकते हैं मेंटली। आप चेंज हो सकते हैं। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है, हमारे रोज़ ऐसे काम है कि हमें स्ट्रेस किसी न किसी वजह से होता ही होता है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि ब्रेक, आपने हर चीज़ में ब्रेक लेनी है। आपके जितने भी आवर्स का काम है आप उसमें ब्रेक लेना शुरू करें। और जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको पता होगा हम ऐसे नहीं बैठते, हम झुकना शुरू होते हैं। जैसे आप झुकना शुरू होते हैं, इसका मतलब आपके सारे कंधों पे बोझ आना शुरू, आपको स्टिफनेस होना शुरू हो गया। आप अपने कॉन्शियसली आपने अपने आप पे ध्यान देना है, पॉस्चर ठीक रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि कोई स्ट्रेस है। फ़ौरन कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई हो जाता है।
तो आपने अपने नर्वस सिस्टम को काम रखने के लिए हमेशा अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, सुबह उठ के 5 मिनट भी आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें और पाँव ज़मीन पे लगाएं, आपकी ग्राउंडिंग होती है, तो जो भी आपका स्ट्रेस लेवल था जो भी था वो ख़त्म हो जाता है और आप सारा दिन फ्रेश गुजारते हैं। मसाज भी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप मसाज भी होती है उन लोगों के लिए जिनकी नर्व्स और बॉडी स्टिफ हो गई है, अब उनको मसाज से ही हल मिलेगा इस चीज़ का, स्ट्रेस ले लेकर। अच्छा, अगर कोई आपके घर में बर्नआउट का शिकार हो गया है, नींद नहीं उसको आती है, बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब एज ज़्यादा भी हो जाती है आपके बड़ों की तो वो भी सो नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली। अब उन्हें ना तो किसी काम का प्रेशर होता है बड़ों को, बुज़ुर्गों को, ना ही वो उस तरह से कोई काम कर रहे होते हैं, घर का कोई स्ट्रेस होता है उन्हें, लेकिन इसके बावजूद वो नींद नहीं ले पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे शोल्डर भी जकड़े हुए होते हैं, स्टिफ हुए हुए होते हैं और वो नॉर्मल नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पा रहे होते, अपनी रोज़मर्रा की नमाज या ये एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे होते। उन लोगों के लिए क्या मशवरा है फिर? क्या उनको भी मेडिटेशन करवाई जाए, पानी डाल के गर्म पानी में आपके पाँव डिप करवाया जाए? क्योंकि नींद पूरा ना होना ये आपकी पूरी बॉडी को थका देता है। बिल्कुल, रिकवरी नहीं मिलती आपको। उन लोगों के जो हमारे पेरेंट्स के या हमारे नानी दादी हैं उनको भी हम मेडिटेशन करवा सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए। और दूसरा ये है कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है ना वो पहले 7 सालों में होता है। हम कहते हैं कि बचपन में ये ट्रिगर्स हमें लगे बड़े होकर क्या हो सकता है इसका ज़्यादा, वो बड़े होकर ट्रिगर्स आपकी मैरिड लाइफ में ट्रिगर करते हैं या नानी दादी बनने के बाद ट्रिगर करते हैं या उस एज में पेरेंट्स बनने के बाद ट्रिगर करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको जो स्टिफनेस फील करवाती हैं, स्ट्रेस फील करवाती हैं, इसीलिए हमारे पेरेंट्स ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं वो पुरानी यादें चीज़ों की वजह से। तो उनको भी चाहिए अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए हमेशा सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, वो जिस टाइम उनको टाइम मिले सॉल्ट बाथ ले लें, या आप वो टब वाली टेक्निक कर सकते हैं सॉल्ट डाल के, या मेडिटेशन। और दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट। इवन आप बाथ टब में सॉल्ट डाल के और आप लेट जाएं, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स स्ट्रेस से बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्ट की जो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी और हैवीनेस को निकाल देती है। सॉल्ट भी कौन सा होना चाहिए? हिमालयन सॉल्ट बेस्ट है, पिंक सॉल्ट बेस्ट। इसके अलावा कोई मेडिसिन, कोई ऐसे विटामिन जिसका इस्तेमाल करें डाइट के अंदर, अपने किन चीज़ों का एडिशन करें या किन चीज़ों को माइनस करें? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मुरगम ग़िज़ाएँ हैं वो भी तो आपको इस तरह के आपके बर्डन में इजाफा बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी तबीयत या आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर सकती है। अच्छा जुनैद, वैसे बर्नआउट का तो पता नहीं, लेकिन मैदा ज़रूर आपका अब मैदा थका होगा तो असाबी तौर पे भी थकावट का शिकार है। ये जो आपने बात की मैदे वाली, वो मैं इसलिए कही थी, मेन एनर्जी सेंटर हमारा सोलर प्लेक्सिस हमारा मैदा ही होता है। जब ये ख़राब होता है तो हमारी पूरी बॉडी हैवी फील करती है और लो हो जाएगा सारा सिस्टम और आपको फोकस भी नहीं रहता। तो आप जो बात करें डाइट की वो बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी डाइट पे हमेशा फोकस रखना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, प्रोटीन कितना है, हमेशा हम ज़्यादा कार्ब्स ही खा रहे होते हैं, हमारा प्रोटीन पे ध्यान नहीं है। प्रोटीन कितना ले रहे हो आप, सैलेड कितना खा रहे हो, सब चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। वो भी आपकी माइंड और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो खुराक खाते हैं ना आप उतने ही रूहानी होते हैं अगर आप अच्छी खुराक खा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ही ये जो मिर्च मसाले ये सब चीज़ें खा रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन होगी, आपकी रूहानियत भी ख़राब होती है, आपकी एनर्जी सेंटर्स भी ब्लॉक होना शुरू होते हैं और आपका माइंड भी काम नहीं करता। स्पाइसी फूड से हमें बर्निंग ज़्यादा होती है स्टमक में और आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो जो वाटर लेवल है आपका वो भी कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स की बात है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। कोई ना कोई किसी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, कुछ ना कुछ है, तो वो भी साथ साथ आपको डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम अलीना आपके पास ज़रूर विजिट करेंगे क्योंकि जुनैद भी नींद ना आने का शिकवा करते हैं और फिर सुबह ना उठने का शिकवा है जुनैद। मैं काम की वजह से और थोड़ा सा एज फैक्टर लेकिन बारे में आपके पास आएंगे। लोगों को भी आपने जो मुफीद मशवरा दिया है उस पर अमल करके आप बर्नआउट की कैफियत से जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अलीना हमारे साथ मौजूद थी। और ये बहरहाल हम सबका मजमूई तौर पे, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, हर शोबे में, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, बच्चे मेरे ख्याल में हमारे साथ सबसे ज़्यादा बर्नआउट के शिकार हो रहे हैं। तो इस कैफियत से निकलने के लिए अभी से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और वॉक सुबह सुबह अगर आप कर लेते हैं तो फिर तो आपकी सारी स्ट्रेस वैसे ही रिलीज़ हो जाती है। और अपने आप को ज़मीन से कनेक्ट किया करें। दिन में कम से कम एक दफ़ा या सुबह उठते वक्त आप अपने आप को मट्टी से कनेक्ट किया करें, नंगे पाँव आप उसके ऊपर चला करें तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और पिछला हमारा टॉपिक था बर्नआउट का और किस तरह से लोग जो है वो काम से थक जाते हैं। अभी हमारा टॉपिक ये है कि लोग किस तरह से रिश्तों से थक जाते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे बचाने की कोशिश में आप मुसलसल खुद को हलकान कर रहे हैं, आप मुसलसल अपनी खुद ही को मार रहे हैं, अपने आप को आप मार रहे हैं और अपनी शख्सियत को इतना डैमेज कर रहे हैं सिर्फ एक रिश्ते को बचाने की खातिर। कभी कभी इस तरह के रिश्ते हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और बाज़ औक़ात हम किसी ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए भी अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को, इज़्ज़त नफ्स को और फिर जहनी सुकून तक को भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो कौन से रिश्ते होते हैं? गलती हमारी होती है या उनकी तरफ से होती है? किस तरह से इसको टैकल किया जाए? बेहतर तरीका क्या हो सकता है? डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। तो ये कौन से रिश्ते होते हैं? ये खूनी रिश्ते होते हैं, करीबी रिश्ते होते हैं या दूर के रिश्ते होते हैं जिसकी वजह से हम खुद को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उस रिश्ते को बचाना हमारे लिए चैलेंजिंग तब भी रहता है? अच्छा, हम इस टॉपिक पे कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हम सारे रिश्तों को बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं कि वो घर में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, दोस्त अहबाब में भी होते हैं, वर्क प्लेस पर होते हैं। वो अपनी जगह पे मौजूद हैं सारे के सारे रिश्ते। इसमें आज एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये जो इमोशनल पॉइजनिंग है इसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। हम ये तो कहते हैं कि मुझे मेरी बीवी की वजह से ही हो गया, शौहर की वजह से, सास, नान, ऑफिस में दोस्त अहबाब, हम ये तो ब्लेम करते ही करते हैं। आज थोड़ा सा हम आईने को चेंज करते हैं, आईने अपने ऊपर लेकर आते हैं, खुद एहतसाबी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेल्फ पॉइजनिंग का शिकार हैं। ओके। यानी आज से 20 साल पहले हमारे कान में कोई फ़िक्रा पड़ा था, वो उस्ताद ने कहा था, माँ ने कहा था, अब्बा जान ने कहा था कि तुम तो रिश्ता नहीं निभा सकते, तुम्हारे साथ कोई रह ही नहीं सकता। वो रिश्ता जो 20 साल पहले जो रिश्ते के बारे में फ़िक्रा हमारे जहन में डाला गया, हम उसे निकाल नहीं पा रहे। हम उसे बार बार रिकॉल करते हैं। हम अकेले बैठते हैं तो हम माजी के रिश्तों की नाकामियों को कंसिडर करते हैं। माजी में जिन लोगों ने हमें छोड़ दिया या बेट्रे किया, हम उन्हें बार बार सोचते हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में आने वाले लोग भी ऐसे ही होंगे। उसकी वजह से हम मुसलसल अपना जहर उनके ऊपर और उनका जहर अपने ऊपर उंडेलते रहते हैं। आई थिंक आज इस अंदाज से भी बात को देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल सही है कि हम कहीं इसके खुद जिम्मेदार तो नहीं है इमोशनल पॉइजनिंग के। फिर जो इमोशनल पॉइजनिंग हो रही है, हम सोशल मीडिया की बहुत बात करते हैं, वो भी हम अपने हाथों से खुद को सैबोटेज करते हैं। हम अपने हाथों से जब चीज़ों को निकालते हैं, अपने हाथों से कंपैरिजन करते हैं, अपने हाथों से अपने पार्टनर्स को, अपने दोस्तों को, अपने अहलो एयाल को दूसरों के अहलो एयाल से कंपेयर करते हैं, तो ये पॉइजनिंग तो हो रही है, मगर ये पॉइजनिंग भी हमारी अपनी तरफ से हो रही है। कुछ हमें भी मरने का शौक था, कुछ शहर के लोग भी ऐसे थे। वाह वाह। लेकिन अगर आप असल पंजाबी में कहती हैं फिर ज़्यादा मजा आता है। कुछ सानू मरंदा शौक, कुछ सानू मरंदा शौक। शहर दे लोग भी ऐसे जालिम सन। अच्छा, अगर हम डॉक्टर साहब, अगर हम खुद ही सेल्फ पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं, हम खुद ही अपने आप को साबित करने पर लगे हुए हैं, चाहे ज़रूरत है ये बड़ा खूबसूरत आपने कहा, साबित करने पर लगे। तो वो हमारे अपने आप को तो हमें डैमेज कर ही रहा है, लेकिन दूसरे को बड़ा हम मौका दे रहे हैं कि वो हमें मिसयूज़ करता रहे, वो हमारी कमज़ोरियों से खेलता रहे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहे। तो अल्टीमेटली हमें उसका फ़ायदा तो शायद ना हो, लेकिन नुकसान काफ़ी हो चुका होगा कि हम अपनी उस शख्सियत को, अपने उस इनर सेटिस्फेक्शन को हासिल करते करते हम खुद को कहीं खो चुके होंगे। तो ये कहीं देर ना हो जाए, कहाँ पर हमें ब्रेक लगा देनी चाहिए कि अब इससे ज्यादा किसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत ब्रेक नहीं। तो आप जिस स्टेज पर भी हैं, आप पहली स्टेज पर हैं, आप मिडिल स्टेज पर हैं या आप लास्ट स्टेज पर हैं, आज आपको ब्रेक लगा देनी चाहिए। इसी वजह से आप लोग टीवी के सामने बैठे हैं इस प्रोग्राम में कि हम इस मसले से कैसे निकल सकें। अब ये कहें कि मैं 20 साल से इसमें फंसा हुआ हूँ, मैं 10 साल से फंसा हुआ हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स नेवर टू लेट। आज आपकी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। देखिए, आप कहते हैं मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मेरा रिश्ता ऐसा है मैं अवॉइड नहीं कर सकता, अनअवॉइडेबल है। ठीक है, आप हर रिश्ते को अवॉइड नहीं कर सकते, आप हर रिश्ते को बदल नहीं सकते। तो जहरीले लोगों के साथ, इमोशनल पॉइजनस लोगों के साथ रहने में प्रॉब्लम नहीं है, उनके जहर को अपने ऊपर असरअंदाज होने देने में प्रॉब्लम है। हम कई लोगों के साथ गुजारा करते हैं, दफ्तर में भी करते हैं, स्कूल कॉलेज में भी करते थे, फैमिली में कई लोग हैं जो हमें पसंद नहीं है, हम गुजारा करते हैं ना। हम वक्तन फ़ौक्तन मिलते भी हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी सजाते हैं, जो कॉमन कर्टसी है उसके तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे करते हैं, मगर उसके जहर को अपने अंदर नहीं पहुंचने देते। तो यही मामला उन करीब तरीन रिश्तों में या करीब तरीन, अगर ऑफिस में आप हैं तो जो इमीडिएट बॉसेज या कुलीग्स हैं उनके साथ भी मैनेज किया जा सकता है कि ऐसे फासले को ऐसे मेंटेन किया जाए कि आपकी अपनी आइडेंटिटी डैमेज ना हो जाए। हम अपनी आइडेंटिटी को भी दूसरे के साथ मशरूत कर देते हैं। मैं बुरा इसलिए हो गया कि इसने ऐसा किया था, भाई वो बुरा था ना, उसने ऐसा किया, तो इट मीन्स कि आपने अपने आप को उसके कंट्रोल में दे दिया, तो आपने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। तो ये देखना होगा
कि कहीं मैं अपनी शनाख्त तो लूज़ नहीं कर रहा। अगर कर रहा हूँ तो फिर आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, अल्फाज को बदलने की ज़रूरत है, रिश्ते को एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे कहा जाता है कि खातून के पास एक हथियार आंसू की सूरत में होता है और वो इसका सही इस्तेमाल करे तो बहुत उसका असर भी होता है। तो आपको लगता है कि ये अमूमी तौर पे वक्त प्लेसेस पे भी, घरों में भी इमोशनली ब्लैकमेल खातून ज़्यादा कर सकती है मर्द की निस्बत? अगर वो रो रही होगी तो वो झूठ भी बोल रही होगी तो अमूमी तौर पे ये लगेगा कि बात कुछ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। अच्छा, इसमें ना जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ फ़िक्रे आते थे, इनकी करेक्शन करें। ये माह रमज़ान का महीना है, वो माह भी और महीना भी, ये शब बिरत की रात है, वो दोनों गलत हो गए थे। कुछ चीज़ें मैच नहीं करती आपस में ना। अब आप कह रहे हैं कि ख़वातीन अगर उसका सही इस्तेमाल करें, ख़वातीन और सही ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अब ये खातून मेरे साथ भी, आप देखें इसके जो डॉक्टर साहब जवाबी आप नहीं बदल सकते। मैंने हाँ, सोचा था इस बार कुछ फिर अच्छा बोलने जा रहे हैं, कुछ अच्छी वो तजवीज़ होगी इनके पास, और आप नहीं बदल। नहीं, अच्छा और ही बोल रहा आपने हूं मैं। सारी खवातीन को उस लपेटे में ले लिया। फिक्रा ठीक कर रहा हूँ। देखिए, आंसू इस्तेमाल ही तब किए जाते हैं जब आप दूसरे को इमोशनली सैबोटेज करना चाहते हैं। जब दलील ख़त्म हो जाती है तो आंसू शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तभी शुरू होता है ना। या लेकिन शदीद डॉक्टर साहब बेबसी, कभी दुखी जी मैं आ रहा हूँ ना कि या तो दलील ख़त्म होती है तो आंसू शुरू हो जाते हैं, या शदीद बेबसी के आलम में आंसू शुरू होते हैं। शदीद बेबसी भी तब आती है जब आप रिश्ते को मैनेज करने के काबिल नहीं रहते। आपने वो जो SOPs रिश्तों के होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया होता, आपने कम्युनिकेशन को मेंटेन नहीं किया होता, आपने पार्टनर को समझा नहीं होता, या अपनी वर्थ खुद उसके आगे गिरवी रख दी होती है। अब आप इतने बेबसी से फंस चुके होते हैं कि आप कहते हैं कि चलो फिर आंसुओं का हथियार ही सही। खैर, तो वो गलत या सही ये आप घर जाकर डिक्शनरी देख लीजिएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये मिलते नहीं है आपस में। बेगम देख के इनको बताएंगे सही है या गलत। और इस वक्त इशारा आपको ज़रा बताएंगी इसका। अच्छा, एक्चुअली रिश्तों को चलाने के लिए जज्बाती होना, गुस्से, कुछ मर्दों की आदत होती है कि वो जब उनकी दलील ख़त्म हो जाए या वो बात ना करना चाहें तो वो ऊंची आवाज़ कर लेते हैं। तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अच्छा, अब जिस तरह औरत आंसू को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है, मर्द अपने लहजे को, बुलंद आवाज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। और ये दोनों जब ये हथियार इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली या ये बेबसी की अलामत होती है, या कमज़ोरी की अलामत होती है, दलील ख़त्म होने की अलामत होती है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। हर रिश्ते को चलाने के लिए, हर कैरियर को पीक तक पहुँचाने के लिए कम्युनिकेशन बुनियादी की है। अगर कम्युनिकेशन आपकी ओपन है तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। बात कर सकते हैं कि तुम रो रही हो, मुझे बताओ कि रोना मसले का हल है तो मैं भी साथ बैठ के रोता हूँ, या हम बैठ के इसे डिस्कस करें ताकि आइंदा से ये आंसू ना आए। वो पूछ सकती है कि आपकी आवाज़ बार बार बुलंद होती है, मुझे बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि आपकी बुलंद आवाज़ मेरे मूड को ख़राब करती है, बच्चे डर जाते हैं, आपकी बुलंद आवाज़ को कैसे रोका जा सकता है। आइए आज घर में बैठ के उस प्रोटोकॉल्स तय करते हैं कि ये होगा और ये नहीं होगा ताकि आपका मूड ख़राब ना हो। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सकता है, लेकिन जब आप आंसू या बुलंद आवाज़ करते हैं तो असल में आप शिकस्त खुर्दा होते हैं। गुस्से में भड़क उठना ताकत का नहीं, कमज़ोरी का एहसास। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चों को आज इस चीज़ के लिए किस तरह से तरबियत दें ताकि हमारे बच्चे इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो अगर कोई रिश्ता उनसे नहीं चल पा रहा, अगर कोई रिश्ते को वो नहीं समझ पा रहे तो उसको समझाने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो रोना धोना या शाउट करना या फिर बेबस हो जाने पे वो पहुंच जाएं। तो हमने अपने बच्चों को रिश्तों को मजबूत करने की स्ट्रेटजी देनी है, उनको ये तरीक़ाकार बताना है। और मुझे लगता है कि एक जो इमोशनली मजबूत मर्द है या मजबूत औरत है वो हर रिश्ते को मैनेज कर सकता है। उनके लिए मुश्किल नहीं है कि वो फिर दूसरे को ये कहते रहें कि मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अगला जो है वो मुझे, या उसको खुश करने के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी सर्व कर दें। वो उन चीज़ों का हल, जिस तरह आपने कहा, वो उन चीज़ों का हल बैठ के तलाश करेंगे और बात करेंगे। असल में हमें इमोशनल लिटरेसी की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी 30-40 ईयर्स बैक की अगर बात करें तो उस वक्त क्या हुआ? नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं डॉक्टर साहब। 40 इयर्स पहले मैं पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आप कहते हैं तो मान लेते हैं इस बात को भी। उस वक्त आपने सुना था IQ का बहुत ट्रेंड होता था, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आज हमारे दौर में अब EQ चल रहा है, इमोशनल क्वोशेंट। तो इमोशनल लिटरेसी की ज़रूरत है। बड़े बड़े इदारे इमोशनल क्वोशेंट चेक करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ का कि इमोशनली ये कितने स्टेबल हैं, हमारे साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। तो अगर इदारे भी उस लेवल पर जाकर इन चीज़ों को देख रहे हैं तो अगर आप घर में इमोशनल लिटरेसी का अहतमाम करें, बाज़ औक़ात बच्चों को सही जज्बे को, सही फीलिंग को सही लफ्ज़ देना नहीं आ रहा होता। मतलब वो इरिटेट हो रहा है तो वो इरिटेट होने को गुस्सा समझ रहा है,
वो नागवार गुजरने में, नापसंद होने में और नफरत करने में फ़र्क नहीं समझ पा रहा। मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, एक पार्टनर ने कहा मुझे तुमसे वैसे ही नफरत है। अच्छा, उससे नफरत नहीं है, उसके उस एक्ट से नफरत है जिसने आपको इरिटेट किया है। और वो भी अल्फाज का इजहार, अल्फाज देखिए, अल्फाज उसने कैसे इस्तेमाल किए, तुमसे उस शख्सियत को आपने उसे पूरे का पूरा डिग्रेड कर दिया। और उस एक्ट से भी शायद आपको नफरत नहीं है, आपके लिए नापसंदीदा है वो। नफरत बहुत शदीद लफ्ज़ है। तो जब बच्चों को आप फीलिंग्स को सही अल्फाज देना सिखाएंगे, फिर उसे सही वे में कन्वे करना सिखाएंगे, तो अल्फाज का आपके जज्बात पर असर होता है। जैसा लफ्ज़ आप बोलते हैं अंदर वैसी फीलिंग पैदा होती हैं। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, मुझे पता टाइम थोड़ा होता है हमारे पास, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। चूहे से डर लगता है? चूहे से डर लगता है, काकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। हम सुनते हैं आमतौर पे, आप बड़ी बहादुर हैं, हम लड़कियों से ऐसी बातें सुनते हैं कि छिपकली उनको इनसे डर लगता है, उनको इनसे डर लगता है। तो उसकी वजह ये है कि लफ्ज़ बचपन से बताया गया था कि इससे डरना है। अच्छा, उससे डर नहीं लगता, कराहियत आती है, घिन है, कराहत है, मुझे इससे कराहत आती है, ये मुझे नापसंद है। जब आप ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे ना, मुझसे इससे कराहत आती है, घिन आती है, आप उसे मार देंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं है आपके लिए। आपने कहा मुझे डर लगता है, वो सामने आएगा और आप भाग जाएंगे। देखिए, लफ्ज़ों ने फीलिंग चेंज कर दी। इसी तरह मियाँ बीवी के, बच्चों के आपस में, बहन भाई के जज्बात, बच्चों के वालिदैन के साथ, अपने कज़न्स के साथ, खालाओं चचाओं तायाओं के साथ जो रिश्ते हैं, उनके लिए जो अल्फाज वो सेलेक्ट करते हैं, वो उनकी इमोशनल लिटरेसी को ज़ाहिर करते हैं। तो जितना बच्चों को इमोशनल लिटरेट करेंगे बच्चे, उतने ज़बरदस्त कामयाब शहरी बनेंगे। ठीक है। और अगर कोई इसमें मुब्तला हो चुका है, बच्चों के लिए तो आपने तरीका बता दिया, रिवर्स करने में कितना टाइम लग सकता है? क्या ये पल भर में आपने स्विच जिस तरह ऑन ऑफ किया जाता है उस तरह ये मुमकिन है, या उसके लिए भी आपको कई साल लग सकते हैं? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतने वेल लिटरेट होते हैं, इतने कमिटेड होते हैं कि जब वो फैसला करते हैं तो उस पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग लाखों में कोई एक आध होता है। मैंने ड्राइविंग सीखनी है, गाड़ी चलाना सीखना है, तो जब मैं खुद सलफ मार के गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा पहले दिन, सीखे बगैर, हाँ पहले दिन, तो आपको पता है कि क्या होगा, या मैं जेल में होऊंगा या मैं अस्पताल में होऊंगा, या कोई मेरे नीचे या मैं किसी के नीचे। उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होता है। इसी तरह लिटरेसी के लिए आपके पास आसपास बेशुमार माहिरीन नफ्सियात मौजूद हैं, ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी को गर्म सर्द को चखा हुआ है। ऐसे लोग जिन्होंने इदारों में काम किया, मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स को उन्होंने हैंडल किया, वो सब मशवरा दे सकते हैं ना आपको। तो बेहतर ये है, वो पंजाबी में कहते हैं सियानिया ने क्या सीखा, तो किसी सियाने से मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि ऐसे माहौल में आपको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर यकीनन जब एक दफ़ा ट्रैक पर आ जाएंगे फिर मामलात मुश्किल नहीं रहेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं जितना बोलने में लगता है। बिल्कुल सही, मुश्किल काम है, लेकिन आज ही अगर आप तहैया कर लें तो फिर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर, और हम कोशिश करते हैं हमेशा ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ जिनसे आपकी भी हेल्प हो सके, हमारी भी रहनुमाई हो सके, क्योंकि हमारे बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे रिश्ते आपको बोझ लगने लगते हैं, बहुत सारे रिश्ते जो है वो आपको तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं और आप उनको निभाने में अपने आप को भी ख़त्म कर बैठते हैं। तो उन रिश्तों को किस तरह से लेकर चलना है, इमोशनली अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बच्चों को कितना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि कल को वो कहीं इस मुश्किल से ना गुजर रहे हों। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल है। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अपने माहौल को किस तरह से सरसब्ज़ो शादाब बनाइए, घर के अंदर, घर के बाहर कौन से पौधे रखिए और उगाइए। इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और नाज़रीन, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि पौधे रोए ज़मीन का हुस्न ही नहीं है बल्कि ज़िंदगी की बका का अहम ज़रिया भी हैं, और ख़ास तौर पे जो आजकल क्लाइमेट चेंज जिसका हमें सामना है उसके अंदर तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं माहौल को दोबारा से कुदरती हुस्न में तब्दील करने में। तो कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा जो ज़मीन को खूबसूरती, ताजगी और सरसब्जी अता करने के साथ ऑक्सीजन भी फराहम करता है, फ़िज़ा को आलूदगी से पाक करता है, तो क्यों ना हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, हम भी उसमें हिस्सा डालें। बिल्कुल, आपके घर में अगर थोड़ी सी भी जगह मौजूद है, क्यारी मौजूद है, कच्ची मिट्टी वाला सहन मौजूद है, तो फिर आप ज़रूर पौधे लगाएं। आपको ऑक्सीजन भी फ्राहम करेंगे और आपको मौसमी फल भी फ्राहम करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अशरफ शरीफ साहब, प्लांट एक्सपर्ट हैं आप, तो वेलकम टू शो कहेंगे अशरफ शरीफ साहब आपको। और अच्छा से आप एक्सपर्टीज रखते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं हमेशा प्लांट्स लगाने की। लोग ये सोचते होते थे, पहले बातें ये कही जाती थी कि लगाता कोई है खाता कोई है, मतलब उसको लगा के उसका फल कोई और खाता है, मतलब वालिदैन लगा के चले जाते हैं, फिर उनके बच्चे या उनके बच्चे आगे से उसका फल खाते हैं। लेकिन आजकल तो हाइब्रिड बड़े अच्छे खूबसूरत पौधे आ रहे हैं जो कि बड़ी जल्दी आपको फल भी देते हैं, जिनकी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे। तो ऑक्सीजन भी आपको फ्राहम करेंगे और आपको फल भी फ्राहम करेंगे। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि हमारी आबो हवा के हवाले से मुनासिब हैं, जिनको हमें लगा लेना चाहिए? देखिए, अब तो ड्वार्फ जो है वैराइटीज़ हैं वो काफ़ी मार्केट में हैं। इवन कि आम, जिस तरह मैंने बात की कि 1.5-2 फीट का पौधा होता है और वो आम दे रहा होता है,
इसी तरह से अमरूद के पौधे हैं, हाई डेंसिटी जो लगाते हैं तो वो भी छोटे हाइट के रखते हैं। तो घरों में भी ये तजर्बा किया जा सकता है कि अमरूद का पौधा है उसे आप झाड़ी बना दें, उसे बहुत पेड़ ना बनने दें, तो 3-4 फीट का वो झाड़ी नुमा पौधा होगा, वो फल देगा। और फिर लीमू है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे पौधे घरों में गुंजाइश के मुताबिक रखे जा सकते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, ये फल देते हैं। ये यहाँ पे पाकिस्तान में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन इन मौज़ूआत पे बात कर लेते हैं, वरना इतना बड़ा हमारा मीडिया है और जितनी बात होनी चाहिए पौधों पे, क्लाइमेट पे और ऑक्सीजन की फ्राहमी पे और ग्रीनरी पे, ग्रीन हाउसेस पे ये बात नहीं होती। और सबसे बड़ा ख़तरा जो इस वक्त है हमें वो क्लाइमेट का है, क्लाइमेट चेंज का है। लेकिन जितना बड़ा ख़तरा है उसने हम गुफ्तगू में हमारी वो शामिल नहीं है। जी हाँ। तो हमारे घरों के अंदर भी ये ख़तरा तो है। अगर सड़क पे ख़तरा है क्लाइमेट का तो घरों के अंदर भी घरों के अंदर घरों छोटे घर हैं, आबादी या अफराद ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आपको आलूदगी का भी सामना होता है। आलूदगी कई तरह की ज़ाहिर है। और ये आपने बिल्कुल ठीक है कि छोटे घरों में भी एक चैलेंज हो जाता है कि आप वहाँ पे किस तरह से ख्वाहिश होती है लोगों की सब्जियाँ भी उगाएं, फल भी उगाएं। तो थोड़ा सा अगर हम दोनों के मद्देनज़र रखते हुए, एक तो ये कि जिनके पास बड़े बड़े लॉन्स हैं उनके अंदर वो क्या कुछ काश्त कर सकते हैं जिसमें वो फल भी हों, सब्जियाँ भी हों और वो फ़ायदेमंद भी हो। दूसरा, जिनके पास लॉन की सहूलत अवेलेबल नहीं है तो गमलों के अंदर छोटी सी क्यारी है, महदूद जगह है, उसके अंदर वो क्या ग्रो कर सकते हैं, मशवरा आपका? जो छोटे घर हैं वो अपनी छतों के ऊपर किचन गार्डन बना सकते हैं, क्यारियाँ रख के, और उन क्यारियों के अंदर मिट्टी वगैरह डाल के, तो वो जो किचन की चीज़ें हैं वो छतों पे पॉसिबल है? छतों पे ये पॉसिबल है, लेकिन क्यारियों के अंदर आप अगर उसके ऊपर रखेंगे छत के तो वो फिर वहाँ पे सेलन आ सकती है। तो क्यारियों के अंदर रखेंगे तो सेलन से आप बच जाएंगे। फिर दूसरी बात यह कि जिन लोगों के बड़े सहन हैं या लॉन हैं वो उसके एक साइड पे किचन गार्डनिंग वहाँ पे कर सकते हैं और ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो रोज़मर्रा टोटकों में काम आते हैं। मसलन पपीता वगैरह है तो वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से जो फल हैं, अभी हमने 2-3 का नाम लिया, अंजीर का हम अभी बात कर रहे थे, अंजीर लगा सकते हैं, चीकू लगा सकते हैं, ये लीची लगा सकते हैं, अमरूद है, किनो लगा सकते हैं अगर हमारे पास गुंजाइश है। इवन कि अब तो शहरों में फल देने वाली जो खजूर है, एक तो खजूर है कि सिर्फ आप ऑर्नामेंटल खूबसूरती मकासद के लिए लेते हैं, उस पर फल खाने वाला नहीं लगता। एक खजूर है जिसपे इंसानी कंजम्पशन वाला फल लगता है। अच्छा, वो कौन सी खजूर है? ये मिल जाती है, ढकी की खजूर मिल जाती है डेराइस में, जो हमारे सिंध में लगी हुई है काफ़ी। जी, सिंध में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो उन्हें अगर हम कहेंगे कि फल वाली हमें अच्छी देंगे तो वो दे देंगे नर्सरी वाले। तो वो वाली खजूर जो है वो आप लगा सकते। उसके लिए तैयार हमें पौधा चाहिए होगा बड़े साइज़ का, या अगर छोटे से भी हम शुरू करें उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा? कुछ पौधे हैं जो टाइम लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि एक तो ये कि यहाँ पे जो टेम्परेचर पाकिस्तान में वो बढ़ गया, तो अगर हम बिल्कुल छोटे पौधे लगाएंगे, छोटे से मुराद है कि जिनकी उम्र थोड़ी हो जी, वो पौधे लगाएंगे तो उनका सरवाइव करना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। शिद्दत आ गई है मौसम में, इसलिए वो लड़ नहीं सकते मौसम से इस तरह से। फिर हमारा वाटर टेबल जो है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो वो भी एक इशू है। इसलिए पौधे ज़रा मैच्योर लें। वो थोड़े से महंगे मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि उनके रेशो जो है सरवाइव करने की वो ज़्यादा है। तो ये पौधे लेते वक्त हमें ज़रूर देखना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे हम खुली जगहों पे, पार्कों में साए वाले पौधे लगाएं और छोटे फल वाले लगाएं। इसी तरह घरों के अंदर भी हम वो वाले पौधे लगाएं जो घर के इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं, या बच्चों को हम दिखा सकें कि ये चीज़ें हमारे माहौल की हैं, हमारे अपने पौधे हैं, अपने फल हैं। और हमें अशरफ साहब अपने बच्चों को भी तो इस तरफ राग़िब करना होगा। मैं अपने बच्चों को इसमें बड़ा इन्वॉल्व करती हूँ कि पौधे लगाने हैं। अब वो पौधे उनको पता है कि इनको पानी हम देंगे तो ये ग्रो करेंगे, ये कब फल देंगे, और वो डेली सुबह उठ के देखते होते हैं इसने कितना फल दे दिया, ये कितना बड़ा हो गया। उन्होंने तो इंची टेप रखी हुई है चेक करने के लिए। अब वो कौन से पौधे को कितना पानी देना चाहिए, कभी कभी हम ये गलतियां कर बैठते हैं कि हम एक पौधा जो कि जैसे पपीता है उसको पानी ज़्यादा नहीं देना, तो हम ज़्यादा पानी उसको भी भर भर के उसी तरह क्यारी में ही लगा हुआ है तो उसको भी देते रहते हैं, और वो उस तरह से फिर ग्रो नहीं करती, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह आपने बताना है कि कौन से पौधे को किस तरह से, क्योंकि मैंने तो पपीता भी लगा रखा है, एवोकाडो का भी पौधा एक लगा रखा है, बीच में अंजीर भी लगा रखी है, अमरूद है, जामन है जो आजकल बड़ा हम खाने के लिए तैयार हो रहा है हमारा, जामन है, फिर आम है,
उसके साथ ही अमलतास भी है, साथ में चीकू है, ऑरेंज है, लीमू है, पता नहीं मैंने तो बाग बन गया सर। मैंने तो पूरी भरमार की हुई है। मुझे कोई चीज़ मिल जाए सही, या किसी का पता चल जाए, वो पौधा घर में मैं अगले दिन ला के लगा ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को देखिए इतने सारे जो पौधे लगेंगे उनमें फल वाले भी हैं, साए वाले भी हैं, खूबसूरती वाले भी हैं, तो वो बच्चों के एक्सपीरियंस में आएंगी चीज़ें। उन्हें ये नहीं होगा कि गंदम दरख्त पे लगती है या घास पे लगती है या पौधा होता है क्या होता है, तो वो फिर पता चल जाता है बच्चों को कि इसी तरह वो एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि तरबूज जो है वो दरख्त से लगता है, बच्चे कहीं कहते, तो वो तो बेल है ज़ाहिर है ज़मीन पे। तो हमें ये अपने बच्चों को भी उन्हें सिखाने के लिए कि हम जिस ज़मीन पे रहते हैं उस ज़मीन की जो एग्रीकल्चर है वो इस तरह से है, हार्टिकल्चर इस तरह से है, उसकी फॉलिएज इस तरह की है, तो वो सारी उनके तजर्बे में हम ऐसा तो ज़ाहिर है हम शहरों में आ गए हैं, हम लोग देहात से काफ़ी तरह कट गए हम, हमारे बच्चे भी अपना ज़िंदगी यहीं पे गुजारते हैं टाइम मोस्टली, तो जब उनके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आएंगी तो एक पुख्ता नॉलेज अपनी ज़मीन का भी उनके आएगा, और फिर ज़ाहिर है वो जब बड़े होंगे तो उन्हें उसी तरह का माहौल बनाने का शौक़ होगा जो उन्हें अपने बचपन में देखा है। वो चाहेंगे कि अगर कहीं पे कच्ची जगह है तो उसे घास से कवर कर दिया जाए, अगर घास वहाँ पे नहीं चल रहा यानी शेड है तो शेड के अंदर आमतौर पे घास नहीं चलते तो फिर ग्राउंड कवर लगा दिए जाते हैं, ग्राउंड कवर थोड़े से बड़े होते हैं घास से तो वो लगा दिए जाते हैं, अगर वो नहीं चलते तो पौधे बड़े लगा दिए जाते हैं गमलों के अंदर, और अगर वो नहीं चलते फिर दरख्त लगा दिए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं बच्चे। अच्छा, पौधों के साथ परिंदों को और वहाँ पर जानवरों को रखना वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है कि एक जैसे माहौल में परवान चढ़ना, कहते हैं पौधे उससे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, अब इसमें बेहतर आप बता सकते हैं। अगर बिल्कुल छोटे पौधे हो ना या आपने कोई बीज लगाएं तो मुर्गियों को तो बिल्कुल उधर जाने ना दें, और उसे आप किसी नेट वगैरह से कवर कर दें। दिन के वक्त रोशनी बिल्कुल लगाएं उन्हें, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा परिंदों से दूर रहें। जहाँ तक बात है ना पौधों की और दरख्तों की, उसके इर्द गिर्द तो जितने भी परिंदे हों कोई नुकसान नहीं, बल्कि परिंदे आते हैं, हम वो परिंदे देखते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीलॉग किया, एक कौवे की किस्म का एक वो है कोयल, तो वो होता ब्लैक कलर का है लेकिन उसकी जो कमर है वो गोल्डन रेड होती है, तो वो जानवर ऐसे कमांडो की तरह मूव करता है, तो मैंने उसे देखा, बहुत ऑब्जर्व किया मैंने बहुत, और सांप वगैरह कोबरा वगैरह अगर हो इर्द गिर्द तो वो उसे खा जाता है। अरे वाह। क्योंकि कहते हैं जो आप परिंदे रखते हैं या फिर इस तरह के हशरात जो हैं, वो हशरात को, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको भी आपकी क्यारियों से समेटते रहते हैं, आपके पौधों को इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं कर पाती हैं फिर, या नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं, तो वो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि इनका साथ में कॉम्बिनेशन कोई ज़्यादा अच्छा रहता है? ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छा। इनका जो फुजला होता है वो पौधों के लिए खुराक का काम आता है, खाद का काम करता होगा, लेकिन अगर किसी के पास परिंदे नहीं है तो किस तरह से मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि जितने भी फलदार पौधे होते हैं, अब हमारे घर पे भी आम का भी दरख्त है, अमरूद का भी है, आलू बुखारे का भी है, लेकिन हम फूल खिलते हुए देखते हैं, छोटा छोटा फल भी देखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उसको कीड़ा खा जाता है, तो ख़ास किस्म की खाद को, ख़ास किस्म का स्प्रे उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, क्या मशवरा आपका? जो फल वाला है ना उसमें पोटाशियम और फास्फेट जो है ना वो उसके लिए चाहिए होती है। अगर पौधे की ग्रोथ वेजिटेशन की शक्ल यानी पत्तों की शक्ल में नहीं हो रही तो फिर उसे नाइट्रोजन देनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें स्प्रे की सूरत में या खाद की सूरत में? नहीं, खाद की शक्ल में मिल जाती है, थोड़ी सी आप खाद डालें तो बाद। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हो रही तो फिर गोबर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। गोबर भी इस तरह से कि वो कच्चा ना हो, यानी फंगस लगी ना, हाँ वो ना हो, उससे तो बीमारियां आ जाएंगी। अच्छी तरह खुश्क गोबर जो है, अच्छी तरह खुश्क वो गोबर आप थोड़ा सा डालें। और आम तौर पे जो खादें होती हैं इसका सीज़न कहा जाता है कि सर्दियां होती हैं, सर्दियों के आगाज़ में या सही वक्त सर्दी ये होता है, तो वो उस वक्त आप डालें। बाहर के मौसम में फिर उसका रिजल्ट आता है, फल मिलेगा, फल ज़्यादा आते हैं, उस पर ज़ाहिर फूल बनेंगे, फिर फल आएगा। तो ये एक उसमें थोड़ा सा आम तौर पे ये फार्मूला यकसा किस्म का होता है, थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, लेकिन ये सभी पे अप्लाई होता है। और मेरा ख्याल है कि हमें इतनी सी अवेयरनेस जो है हमें होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो परिंदे हैं वो किस तरह से आ सकते हैं। अब मैंने कई दिन से एक ला के ना कनाली, उसके अंदर वो अंदर बॉल एक होता है पानी वाला, तो मैंने कहा ये अब लोग परिंदे गर्मी है तो उन्हें पानी नहीं मिलता, तो ला के मैंने वो छत पे रखा।
मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ परिंदे अब है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने घर में ना चकोर रखे हुए हैं, चकोर हैं, बटेर हैं, मुर्गियां हैं, डक्स वगैरह हैं और वो तीतर वगैरह, इस तरह की चीज़ों के साथ ना परिंदे, फिर उनकी आवाज़ें सुनते हैं तो परिंदे उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और लॉन में काफ़ी परिंदे आ जाते हैं। मैंने उसके बाद देखा है कि चिड़ियाँ वगैरह भी वहाँ पे, कबूतर, तोते भी, इस तरह की चीज़ें आके, तोता है तो उसकी आवाज़ सुन के डिफरेंट परिंदे आते हैं। तो आपको घर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी माहौल, जिस तरह आप कह रहे पानी रख दें तो उसी के बहाने वो परिंदे आएंगे, आपकी आवाज़ें परिंदों की सुन के भी परिंदे आएंगे। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि परिंदे उस जगह पे आते हैं जहाँ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। फ़र्ज़ किया कि परिंदे आपके घर आ गए, आपके बच्चे उन्हें तंग नहीं करते, आप तंग नहीं करते और इर्द गिर्द आप आराम से फिरते रहते हैं और वो चुगते रहते हैं दाना उनका इधर उधर, तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो जाएगा। वो फिर दूसरे परिंदों को भी लाएंगे वहाँ पे और परिंदे हमेशा उसी जगह पे जाते हैं। मैंने ये बहुत तजर्बा किया, परिंदे उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ हो, उसी पेड़ पे वो जाएंगे जहाँ पे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हो, उन्हें लगे कि ये आंधी आई तो टूटेगा नहीं, उस पेड़ पे वो घोंसला बनाएंगे। अगर कच्ची लकड़ी वाला है वहाँ पे वो घोंसला नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनकी इंस्टिंक्ट में होती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम पौधों की सिलेक्शन करते, अपने घर को देखते हुए, अपने माहौल को देखते हुए, अपनी ज़रूरत को देखते हुए उन चीज़ों को फिर सिलेक्ट करें और अपने इर्द गिर्द को ग्रीन ज़रूर बनाएं। इससे ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी हेल्दी होगी, ऑक्सीजन होगी, प्योरीफाई होगी, जो माहौल है वो होगा। इसके साथ साथ हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट हैं मखलूक़ात, जिसमें कुछ कीड़े हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, उनकी ज़िंदगी भी आसान होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त किन किन चीज़ों का मौसम चल रहा है, कौन कौन से पौधे हमें अभी घरों में लगा लेने चाहिए और कौन कौन सी सब्जियां फल हमें आजकल के मौसम में लगा लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शिद्दत बहुत ज़्यादा, तो जल भी जाते हैं। अभी इशाल शुरू होने वाला है बरसात का मौसम। ये मौसम ऐसा है कि आप कहीं पे लकड़ी काट के ना किसी की शाख को फेंक दें, वो भी ग्रो कर जाती है। सही बात। वो भी फूट पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस मौसम का फ़ायदा उठाएं, मानसून आने वाला जो है उसकी तैयारी रखें और जहन में रखें कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ लगानी। आपने फलदार दरख्त लगाने, हम जिस तरह अंजीर की बात कर रहे थे, अगर आपके इर्द गिर्द अंजीर की अच्छी इकसाम कोई हैं, मोटे वाली, मीठी हैं, सबसे बेस्ट कौन सी है आप बता दीजिए। नहीं, अंजीर की कई देखिए, इटली की ब्लैक भी है, ग्रीन भी है। हाँ, ये अपने टेस्ट की है, वाइट वाली भी है। तो वो लोग फिर अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। आपको अगर कहीं पे अच्छा उसका कोई दरख्त लगे, मैंने पर्पल ब्लू डार्क सी है वो जो मैंने तो किसी से रिक्वेस्ट करें, उसकी शाख एक ले लें। अच्छा। और 2-3 शाखें शाखें बिल्कुल कच्ची ना हो, थोड़ी सी पक्की हो शाखें। ठीक है। और उसको कैरी करने का तरीका क्या? आप मिट्टी के अंदर लपेट के उसको ले जाएं जहाँ पे आपने उसको? नहीं, इस मौसम में तो वो भी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे रखें ना ज़्यादा देर, उसे लेके आएँ, काट के उसे मिट्टी में लगा दें। ठीक है। और वो चल जाएगा। अच्छा, वो एक अनार फली होती है, मैंने उसकी कुछ दिन पहले वो इतने से ना उसके पीसीज लाकर अपनी क्यारी में लगाए हैं, वो चल गए हैं। अच्छा। कुछ दिन पहले मैंने लगाए हैं और वो अनार फली आपको पता है सब्जी के तौर पर यूज़ होती है। वो इतने कैक्टस की तरह के उसके होते हैं, वो मैंने पत्ते से तोड़ के लाके मैंने वो लगा दिए और वो ग्रो हो गए हैं माशाल्लाह। कई कैक्टस जो हैं उनके ऊपर फल आता है। इसी तरह से वो एक और कैक्टस का मेरे जहन से इस वक्त मिस कर रहा हूँ, वो बहुत आम हो गया यहाँ पे। हमारे कुछ दोस्तों ने कसूर में उसका फार्म बनाया है और इंडिया से उसके ला के दुबई से ड्रैगन फ्रूट भी है। ड्रैगन, अब तो बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट अब देखिए वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये फल जो नए आ रहे हैं यहाँ, बाटापुर साइड पे पूरे बागात लगे हुए हैं इसके। अब ये मार्केट बन गई, मार्केट में जिस चीज़ की तलब बढ़ती है फिर नया फल है। अब टेस्ट तो उसका इतना अच्छा शायद हमारे लोगों को ना लगे, लेकिन बहरहाल फल है। लेकिन बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ड्रैगन फ्रूट। और इस तरह के जितने भी फ्रूट्स हैं आप अपने घरों में, अपनी छतों पर या क्यारियों में आप लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। और किसी माहिर की अगर आप हेल्प लें और अपने घर को सरसब्ज़ो शादाब बना लें तो आपको फल भी देगा और ऑक्सीजन भी फराहम करेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ शरीफ, हमारे साथ मौजूद थे। प्लांट एक्सपर्ट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।